नमस्कार, एनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 95.22 पर डॉलर रुपये काफ़ी शानदार स्ट्रेंथ, ब्रेंट 93.79 पर। इसके बावजूद मार्केट के लिए आज काफ़ी ख़राब दिन। और अगर आप मेन स्क्रीन देखेंगे तो सिर्फ एक निफ्टी आईटी है जो करीब 1.5% ऊपर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, मिड कैप सभी में बड़ी गिरावट है। हालांकि स्मॉल कैप थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। और बड़ा सवाल यही रहेगा मार्केट के लिए कि आज आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने मूड बिगाड़ा, मॉनसून फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और अब मार्केट में आपकी अप्रोच क्या हो, इन सब पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मेट डिपार्टमेंट की ओर से सामान्य से कम बारिश का अनुमान ने बढ़ाई बाजार की फिक्र। निफ्टी 150 पॉइंट से ज़्यादा फिसल कर 23,750 के करीब आया। बैंक निफ्टी भी करीब 400 पॉइंट फिसला ऊपरी स्तरों से। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नरमी। वहीं इंडिया विक्स 5% से ज़्यादा चढ़ा। कमजोर मॉनसून की आशंका से ऑटो शेयरों पर दबाव। एमएनएम, एस्कॉर्ट्स, आयशर, बजाज ऑटो, लुढ़के, साथ ही एफएमसीजी फर्टिलाइजर शेयरों में भी गिरावट। कमज़ोर बाजार में भी सुबह से ही आईटी शेयरों में जोश कायम। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2% मजबूत, 3% ज़्यादा तेज़ी के साथ। वायदा का टॉप गेनर बना इन्फोसिस, साथ ही निफ्टी का टॉप गेनर बना इन्फोसिस, साथ ही टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और कोफोज में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। खराब नतीजों के बावजूद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को शॉर्ट न करने की बोल्ड कॉल आई काम। विप्रो की तेजी में भी ना फंसने से बचाया। इधर खराब रिजल्ट्स और ब्रोकरेज के डाउनग्रेड से पीडीएल बना आज का एक्सीडेंट। शेयर में इंट्राडे में लगा 10% का लोअर सर्किट। अशोक लेलैंड और एमसीएक्स में भी गिरावट की आशंका हुई सच। ऑटोज के साथ साथ सरकारी कंपनियां, तेल, गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल मार्केट शेयरों में भी दबाव। 1 से 1.5% फिसले चारों सेक्टर इंडेक्स। वहीं रियल्टी और फार्मा के चुनिंदा शेयरों में खरीदारी। चौथी तिमाही में अच्छे रिजल्ट से दौड़े एलकेम और जीएमआर एयरपोर्ट्स। दोनों शेयरों में करीब 4% ज्यादा का इजाफा। वायदा के टॉप गेनर्स में हुए शुमार। साथ ही रिजल्ट्स के बाद फिजिक्स वाला में भी करीब 2% की मजबूती। पीपी फिनटेक को लेकर सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मोहर। ब्लॉक विंडो में 1751 रुपये प्रति शेयर भाव पर करीब 38 लाख शेयरों के हुए सौदे। को फाउंडर आशीष दहिया और आलोक बंसल के शेयर बेचने का अनुमान। करीब 4% नीचे स्टॉक। वहीं ब्लॉक डील के बाद भारतीय एयरटेल गिरा। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और निफ्टी है 23,758 पर। अच्छा, आज का हाई और आज का लो देखिए आप। 24,000 का हाई है और 23,750 का लो है। और आई थिंक आज हमने जो निफ्टी की सुबह बाउंड्री डिस्कस की थी, यही दो लेवल थे। 24,000 के रिजेक्शन पर एक सेल ट्रेड थी 24,100 के स्टॉप के साथ। 23,750 पर एक बाय ट्रेड थी 23,700 750। हालांकि अब तक बाय ट्रेड ने काम नहीं किया, लेकिन लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो वो 54,500 54,600 का सबसे क्रूशल लेवल था। 54,458 के करीब का लो रहा है और 55,200 का क्रूशल लेवल था अपसाइड पर, जहाँ से रिजेक्शन मिला। 2 बार रिजेक्शन मिला, इनफैक्ट वहाँ से 3 बार, बल्कि 3 बार वहाँ गए और वहाँ से फिसले। हुआ क्या है, सबसे पहली बात तो मॉनसून की खबर के बाद बाजार में तेज़ गिरावट आई। हम वीरू और मैं सुबह का शो कर रहे थे, आई थिंक श्रेया भी थी, तीनों थे हम, तब ये खबर आई थी और उसके बाद मार्केट में गिरावट आई। और मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार सिर्फ 90% होगा मॉनसून। अब बहुत लोग कहेंगे 10% ही तो मिस हो रहा है। अब ये 10% वो नहीं है कि 100 मार्क्स नहीं आए आपके, 90 आ गए तो कोई बहुत ज़्यादा वो हतोत्साहित ना हो। मॉनसून में फ़र्क पड़ता है। 92 से 90 भी अगर हो गया तो वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑटो शेयर्स। ऑटो शेयरों में बड़ी गिरावट हुई। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बनता जा रहा है। पता है, मैं जब इवन हमारे भारत इकोनॉमिक संवाद में बात कर रहे थे, ये चीज़ निकल कर आ रही थी कि जिस तरीके की गर्मी दिल्ली में है, पहले कभी नहीं देखी इस तरीके की गर्मी, या मुंबई में भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ये रिस्क बन रहा है यहाँ पर। इसके अलावा मिड और स्मॉल कैप में भी आज गिरावट हुई है। हालांकि मिड कैप में गिरावट ज़्यादा हुई है, स्मॉल कैप तो इतना नहीं गिरे। और MSCI की रीबैलेंसिंग से पहले काफ़ी शेयरों में दबाव है। और ये एक और चीज़ है जो कुछ समय बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट आई है। रिलायंस ने भी काफ़ी दबाव बनाया आज। अगर आप देखें तो रिलायंस भी इनफैक्ट अब डे लो के करीब ही है।
रिलायंस का भी इंटरडे चार्ट रख दीजिएगा एक बार जरा स्क्रीन पर। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिसने आज मार्केट के अगेंस्ट काम किया है। सिर्फ एक आईटी है जो थोड़ा सा मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट निफ्टी के टॉप 4 गेनर सभी आईटी नाम हैं और आईटी इंडेक्स अभी भी 1.5% ऊपर है। तो वीरू श्रेया, बड़ा सवाल फिर यही है कि क्या हम वापस उस रेंज में फंसते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है। 1.5 घंटा कैसा रहेगा उस पर तो नजरें रहेंगी, लेकिन जब लगता है कि सर सब कुछ ठीक होने वाला है तभी कुछ ऐसी खबरें आ जाती है जो बाजार पर इस कदर असर डालती है। क्रूड नीचे आया, रुपए में मजबूत शुरुआत हुई, तो अभी मॉनसून वाली खबर आ गई। और जिस तरीके से आज फिर डेंट पड़ा है मार्केट में, निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी देख लीजिए, और जिस तरीके से आज ब्रेथ खराब हुई है। मात्र आईटी अगर आप देखें, कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स में हालांकि बाइंग है, लेकिन सिर्फ एज अ स्पेस की बात करूं तो आईटी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ऐसे मार्केट में सर मुझे तो ये मशहूर शायर की 2 पंक्तियां ही याद आती है कि ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुब्बार ही गुब्बार है। कब दिन ठीक होंगे सर मार्केट के, और अब यहाँ से क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट, कैसे नेविगेट करें बेचारे इन्वेस्टर्स और साथी ट्रेडर्स? बिल्कुल श्रेया, देखिए खैर आपने खूबसूरत लाइनों में बात कही, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। वो एक फिल्म में डायलॉग था ना कि जैसे ही वो मेरा खाना पकने लगता है कोई आके हांडी फोड़ जाता है। तो इस समय मार्केट का वही हाल है कि जैसे ही लगने लगता है कि सब ठीक है, कोई ना कोई आके यहाँ पर हांडी फोड़ देता है। और बाज़ार की देखिए दिक्कतें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। ये बात हमने की है कि बाज़ार में दिक्कतें सबके साथ हैं। वो बॉर्डर फिल्म में डायलॉग था ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ है, किसके साथ नहीं है, वो सनी देओल मथुरा दास को जब बोलते हैं। तो अभी मार्केट के पास क्या है, पहले कच्चा तेल दिक्कत आई, एफआईआई की सेलिंग दिक्कत आई, युद्ध दिक्कत थी, टैरिफ दिक्कत थी, डोनाल्ड ट्रंप दिक्कत थे, क्या क्या नहीं सहा मार्केट ने। अब एक नया आ गया है मॉनसून, ख़राब मॉनसून आउट ऑफ नोवेयर, एक नया ट्रिगर बनकर आ गया मार्केट के लिए। और देखिए मार्केट को यही डर है कि ये मैक्रो हमारा आगे जाकर थोड़ा सा और ख़राब हो सकता है। अगले फ्राइडे की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो वो काफ़ी क्रूशल हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई गवर्नर को संज्ञान लेना होगा कच्चे तेल का। पिछली पॉलिसी और इस पॉलिसी के बीच में कच्चा तेल क्या उबाल पर आया है, प्लस ये मॉनसून, आई थिंक इसका एक इम्पैक्ट लेना होगा। मगर अभी भी बाज़ार में ब्रेकडाउन नहीं है। मैं अभी भी इस बाज़ार को रेजिलेंट मानूंगा। अभी भी ये बाज़ार अगर आप देखेंगे तो ऐसा गिरने को तैयार नहीं है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, भले 1:1.7 का है, बहुत ख़राब नहीं है, इसके मुकाबले काफ़ी ख़राब हो सकता है ऐसी खबरों पर मार्केट। तो ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, 23,300 से 23,900 950 की जो रेंज थी ना, हम वापस उसमें आ गए हैं। वो जो एक 24,050 का ब्रेकआउट दिख रहा था आपको पिछले मंगलवार को, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ अब नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ से अब हम करीब करीब 300 पॉइंट निफ्टी पर गिर चुके हैं। वो जो हमारा हाई था 24,090 का था वैसे तो, बट मैं 24,050 भी पकड़ूं तो भी करीब करीब 300 पॉइंट वहाँ से अब आप गिर चुके हैं, ठीक है, निफ्टी पर। और अगर 23,800 के नीचे बंद हुए हम, तो वाकई में फिर ये थोड़ा सा मार्केट को इस रेंज में फंसा सकता है। क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आज की। 23,950 के ऊपर अगर निकल जाए तो वैसे तो अभी तो मुश्किल लगता है, बट यू नेवर नो। मीनवाइल एशियन पेंट्स के नंबर आ रहे हैं, कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर 23,950 के ऊपर बंद हुए तो फिर थोड़ा शायद पॉजिटिव हो। लेकिन बाजार ने आज भी देखिए स्टॉक स्पेसिफिक शानदार मौके दिए हैं, कुछ देर में हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टॉक स्पेसिफिक बात पर आएंगे। तो निफ्टी पर अब अगला सपोर्ट कहाँ पर है, 23,650 से 23,700, और रजिस्टेंस तो अब ऑब्वियसली 23,850 से 23,900 950 है। बैंक निफ्टी पर आपका सपोर्ट रहेगा 54,400 से 54,600, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 54,900 से 55,100। मीनवाइल एशियन पेंट्स के नंबर्स, अब देखिए स्टॉक 9% चल चुका है इस महीने, नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, इसके लिए ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि नंबर्स में ना ये नेट प्रॉफिट का नंबर एक बार चेक करिएगा, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। बाकी नंबर तो ठीक हैं, रेवेन्यू भी ठीक ठाक लग रहा है, प्रॉफिट 1172 करोड़ आया है, तो जो एस्टिमेट से मोटा मोटी वहीं पर है। लेकिन एबिडा और एबिडा मार्जिन और एक बार वॉल्यूम नंबर और फ्लैश हो जाए फिर थोड़ा सा देखेंगे इसको। लेकिन जिस तेज़ी से ऊपर गया उतनी तेज़ी से नीचे भी आया स्टॉक, वापस अब फ्लैट हो गया है। इसके अलावा और क्या क्या नंबर फ्लैश हो रहे हैं, रेवेन्यू नंबर अच्छा है, 9,275 करोड़ के करीब का, ये अच्छा नंबर है, और ठीक है नंबर्स ओवरऑल। चलिए वीरू के पास चलते हैं, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा वीरू?
बिल्कुल अनुज, मैं आपके एशियन पेंट्स के नंबर ही देख रहा था। चलिए अच्छा, मैं आता हूँ स्टॉक्स पे उतरता हूँ सीधे। अगर आप देखें तो यहीं पे ड्रिफ्ट करता हूँ। आईटी में एक स्टॉक को मैं यहाँ पे ज़रूर कंसिडर करना चाहूँगा, और प्लीज़ ज़रा एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। लार्ज ये मिड कैप आईटी में दैट्स परसिस्टेंट, मात्र एक काउंटर जो कि मैंने रीड किया। इसने एक अटैम्प्ट लिया था द मंथ ऑफ आई थिंक अप्रैल टू क्रॉस 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया था। बट इस बार ये इस एवरेज को 5249 को, आज ये पूरा सेक्टर भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में जो स्टॉक्स हैं, मिड कैप आईटी में क्लियरली स्ट्रेंथ थी, और फाइनेंशियल्स इसको लीड कर रहा था। यहाँ मैंने पहला स्टॉक पिक किया है आपका परसिस्टेंट। फिर आपकी स्क्रीन पे लेके आइए जरा वीक साइड पे। यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर में याद रखिएगा अर्निंग्स भी इस बार डिसअपॉइंट करके गई थी, और ये पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा था। बट सडनली एक क्रैक, एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन है यहाँ पर 970 पे ट्रेड करता हुआ। ह्यूज शॉर्टिंग इस स्टॉक में बहुत ही, अगर आप देखें तेजीब से शॉर्टिंग हुई है, और ऑलमोस्ट इसका जो नया बेस है वो यहाँ से करीब करीब आप समझिएगा कि 940-45 की रेंज में परसिस्ट करता है। तो यहाँ पर पेन काफ़ी है। स्टॉक ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ, और एक स्ट्रॉन्ग साइड पे स्टॉक रखूंगा, दैट्स एम्बर एंटरप्राइजेस। आज 20 रेमा को पार करता हुआ, और अच्छे वॉल्यूम्स, आज ऑलमोस्ट 3 एवरेजेस को उसने पार किया है। अभी भी डी हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। ओआई करीब करीब आपकी स्क्रीन पे 2% बढ़ा है। पर अनुज, ये तो रही स्टॉक्स की बात। अभी हम बात कर ही रहे थे, कभी ट्रम्प साहब, कभी क्रूड, कभी वॉर, और फाइनली अगर आप देखें ये मॉनसून 10% डाइवर्जेंस है ना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। ऐसे में आपको क्या लगता है, मैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पॉलिसी पे? मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि क्या आरबीआई करेगा, बट अगर ऐसे ही सूरत हाल रहे तो किन किन सेक्टर्स को अब आपको थोड़ा सा एहतियात से हैंडल करना पड़ेगा? आई थिंक रेट सेंसिटिव्स में अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आई थिंक ऑटोज, स्पेशली जो एग्री रिलेटेड ऑटो स्टॉक्स हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, आपका एस्कॉर्ट्स हो गया। आई थिंक कुछ हद तक रूरल फेसिंग कंजम्पशन स्टॉक्स जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, आई थिंक इस तरीके के स्टॉक्स में, इवन हीरो मोटोकॉर्प, मुझे लग रहा है कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक प्रेशर बन सकता है यहाँ पर। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि वीरू, बस बाय द वे एशियन पेंट्स के वॉल्यूम नंबर्स आए, सॉरी मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, और मार्जिन नंबर आया, इन दोनों नंबर्स के बाद एक वापस मूव आ रहा है। खैर, तो मैं वापस अब आता हूँ आपकी उस चीज़ पर। तो ये थोड़े से सेक्टर्स हैं, मुझे लग रहा है थोड़ी सी एनबीएफसीज, थोड़ा सा अगर पीएसयू बैंक्स, ये थोड़ा मुझे लग रहा है इस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा रियल एस्टेट मुझे लग रहा है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर जाते हुए। तो ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। बट अदरवाइज हाँ, आई थिंक वो अब सही नंबर फ्लैश हुआ एशियन पेंट्स का। वो पिछली बार हमने पोल नंबर गलत फ्लैश किया था, नंबर ठीक था, बट वो आई थिंक अब ठीक हुआ है फ्लैश। तो ये कुछ चीज़ें रहेंगी जिस पर मार्केट का फोकस रहेगा। और लेकिन क्या है कि लेट्स वेट एंड वॉच। पहला बार नहीं है कि मॉनसून बिलो एक्सपेक्टेशन है, ना ही आखिरी बार होगा, लेकिन ठीक है, मतलब ये रियलिटी है, इसे फेस करना होगा हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं श्रेया। जी सर, अच्छा ये तो हमने असर समझा मॉनसून का क्या हो सकता है मार्केट पर, लेकिन एक स्पेस जिसने आज आउट परफॉर्म किया है इस कमजोर मार्केट में भी, वो है आईटी। आप जिक्र भी कर रहे थे, इसमें भी सर कुछ चुनिंदा काउंटर्स जो हमने लगातार चर्चा की जहाँ पे नंबर्स अच्छे थे और मिड कैप आईटी स्पेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे, जैसे कि कोफोर्ज, ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे रही है। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है सर? उतार चढ़ाव काफी देखा, लेकिन कुछ स्टॉक्स ठीक कर रहे हैं। सिलेक्टिव अप्रोच अभी भी अपनानी चाहिए, या फिर ओवरऑल आईटी पर आपका व्यू अब थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है? देखिए, सिंस आपने आईटी पर सवाल पूछ लिया, सबसे पहले मैं विप्रो का चार्ट रखूंगा आपके स्क्रीन पर। और देखिए, मैं एक चीज़ ये हमेशा लोगों को बोलता हूँ, ब्लाइंडली कुछ भी एडीआर ऊपर है 17% तो आज विप्रो आप खरीद लीजिए, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। वो यही मैंने सुबह आज सबसे पहले शो में, इनफैक्ट मैंने आज शुरुआत ही इससे की थी, ये बोलकर कि इसको अवॉइड करिएगा थोड़ा सा। क्योंकि ये इसलिए मैंने कहा था क्योंकि कई लोग मुझे सुबह से मैसेज भेज रहे थे, विप्रो 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 आज का हीरो होगा, आज का हीरो होगा। निकल गया हीरो, पूरा 1.7% ऊपर रह गया। ठीक है, देखिए श्रेया, मेरा व्यू क्या रहा है आईटी पर। लार्ज कैप में हर रैली में अपनी पोजीशन हल्की करें, हर रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर रहो, और वेट करें कि जब ये रैली एक आपको मैच्योर होते हुए दिखे तो इवन शॉर्ट ट्रेड भी लें। मिड कैप आईटी अलग है। हमने 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे मिड कैप आईटी में। आप तीनों का 3 महीने का चार्ट दिखेगा, कोफोर्ज, ओएफएसएस और टाटा टेक। ये नंबर्स के बेसिस पर इन 3 स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया था, और इस पूरी आईटी स्पेस में देखिए इन 3 स्टॉक्स ने कितने ज़बरदस्त मूव्स दिए हैं आपको। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सेक्टर कॉल सही पकड़नी है।
एक कई बार ऐसा होगा कि आप एक खराब सेक्टर में भी अच्छे स्टॉक्स पिक कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं एक चीज़ आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ बनता है जहाँ पर एक सेक्टर के अगेंस्ट कोई स्टॉक चले, क्योंकि वहाँ पर एक मार्केट को एक एडेड मोमेंटम मिलता है, क्योंकि जिनके सेक्टोरल फंड्स हैं उनको फिर अपनी पोजीशन ज़्यादा करनी होती है ऐसे स्टॉक्स में जो आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और मेरा व्यू यही है कि आप ऐसे ही स्टॉक्स में रहें जो नंबर्स लेकर आ रहे हैं, जो नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं और मार्केट उनको रिवॉर्ड कर रहा है। मतलब छोटी बात नहीं है, 45% के मूव OFS जैसे स्टॉक में आए 3 महीने में। FNO का स्टॉक है ये। टाटा टेक, उस दिन हमने बुल बेयर भी किया था, आपको याद होगा, और हमने बुलिश साइड पर वोट दिया था टाटा टेक पर भी। तो आई थिंक ये मेरा व्यू रहेगा IT पर। चलिए अब आते हैं रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स पर। ओके, एक सेकेंड बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसमें आते हैं हम फिसड्डी स्टॉक्स की एक बार लिस्ट लेकर आइए जरा, एक बार स्टिंग प्ले करिए फिसड्डी स्टॉक्स की। और इसमें सबसे पहले है भारत डायनामिक्स। ये ख़राब रिजल्ट्स के बाद आज FNO का टॉप लूज़र बना, और इसमें अगर आप देखें तो आज सुबह हमने चर्चा की थी कि बिग स्टॉक्स के बाद आज ये शायद एक्सीडेंट ऑफ द डे भी होगा। इसके अलावा MCX, ये एक और स्टॉक है जो चार्ट पे काफ़ी कमज़ोर था, इनफैक्ट कैपिटल मार्केट स्पेस का सबसे वीक स्टॉक था। आज ChatGPT के जो वीक काउंटर्स थे उसमें हमने MCX की बात की थी। अब 5% नीचे आ गया। देखिए खुला कहाँ था, इस सब के सब मोस्ट जो है ना इस स्क्रीन पर आए हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अशोक लेलैंड, आई थिंक आज हमारी एक बोल्ड कॉल थी अशोक लेलैंड पर कि भले ही आपको नंबर्स ठीक ठाक लगें लेकिन एक साइकिल के टर्न होने का रिस्क है, और आज अशोक लेलैंड में शॉर्ट करके पैसा बन सकता है। और अच्छी बात ये हुई कि ऊपर खुला तो लोगों को मौका मिला होगा एकदम पोजीशन लेने का, और उसके बाद देखिए आप किस तरीके से डेलो पर आया है ये। और PB फिनटेक आखिरी स्टॉक, प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा। ये एक और चीज़ है, पहले क्या होता था बुल मार्केट में, प्रमोटर का हिस्सा बेचे किसी का भी बिके, ब्लॉक डील होते ही स्टॉक में रैली आती थी। अब ऐसा नहीं होता है। अब देखिए आप तो उल्टा गिरावट आ गई है, आज स्टॉक करीब 4% नीचे है। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स, यहाँ पर 3 स्टॉक्स पिक किए हमने। GMR एयरपोर्ट अच्छे नतीजे आए, भागा स्टॉक आज यहाँ पर, हालांकि 100-103 के करीब आकर ये रुकता है हर बार। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, आई थिंक आज हमारी सुबह एक और बिग बोल्ड कॉल थी कि आज PG में कैप डाउन में शॉर्ट मत करिएगा, इनफैक्ट शायद बॉटम बन सकता है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में आज, क्योंकि सब कुछ भाव में है जिस तरीके से स्टॉक ऑलरेडी गिरा है। और फाइनली हिटाची एनर्जी, आज भी देखिए आप किस तरीके से लोअर लेवल से घूमा ये स्टॉक 2.5% ऊपर, और इवन रिजल्ट के बाद भी एक भी हमने यहाँ था कि प्रॉफिट बुकिंग मत करिएगा, यहाँ पर चलने दीजिए इसको, जब तक आपका ये मार्केट ना बाहर निकाले तो इसको उसी तरीके से चलने दीजिए। चलिए अब आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स और कार्यक्रम का क्रम। बिल्कुल सर, क्योंकि मार्केट प्रेशर में तो शुरुआत करेंगे उन काउंटर्स से जहां पर थोड़ा आज डेंट देखने को मिला है। आपके स्क्रीन पर आएगा, आपने पहले जिक्र किया कुछ काउंटर्स का, जैसे कि BDL, जहां पर आज नंबर्स के बाद काफ़ी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे खराब मॉनसून की खबर के बाद ऑटो स्पेस में थोड़ी बिकवाली। आयशर मोटर्स देखिए 3% के करीब ये टूट गया। इंटरग्लोब एविएशन टूटा है आज 2.5% के करीब। ONGC 2.5% का डेंट, और पावर ग्रिड में आज मुनाफा वसूली 0.25% आपको देखने को मिलेगी। वायदा में BDL अभी जिक्र किया मैंने, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 8%, नतीजे बेहद खराब और मार्केट ने किया है पनिश। MCX ChatGPT में हमने सुझाया था कि आज यहाँ पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, ब्रोकरेज का भी डाउनग्रेड था तो 5% से ज़्यादा टूटा। आज स्विगी कल परसों के बड़े मूव के बाद आज देखिए यहाँ पर 4.5% का डेंट पड़ा है। और अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी नतीजे पसंद नहीं आए बाजार को, 5.5% तो ढक गया, 4.5% के करीब। लेकिन अच्छे काउंटर्स जहाँ पर मूव्स थे आज, पूरा IT पैक देखिएगा और वही सारे स्टॉक्स दिखेंगे। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, शानदार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस 2.5% ऊपर है। LNT देखिए 1.5% की तेजी के साथ इसने भी जगह बनाई है तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। वायदा में देखिए तो यहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी तेजी। बॉश सुबह से ही लगातार यहाँ पर मोमेंटम कायम है, 3.5% ऊपर। LTM अगेन IT पैक का काउंटर 2.5%। GMR एयरपोर्ट्स नतीजों के बाद भागा 4% से ज़्यादा, और एल्केम लैम्प भी यहाँ पर भी नतीजे अच्छे थे तो स्ट्रीट ने किया है रिवॉर्ड 2.5% ऊपर। आगे बढ़ते और समझते कि कार्यक्रम में होगा क्या। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगी मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोदार जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, अरुण कुमार मंत्री, आशीष बहिती और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर BDL में गिरावट की बड़ी वजह
समझेंगे। साथ ही आशीष चतुर्वेदी बताएंगे कि जेमा एयरपोर्ट्स आज हीरो ऑफ द डे क्यों है। साथ ही 2:30 बजे आशीष चतुर्वेदी ही बताएंगे कि आदित्य इन्फोटेक के नतीजों में क्या था खास। 2:40 पर ओला में तेजी की वजह बताने के लिए जुड़ेंगे सुदर्शन। 2:50 पर दीपाली राणा से समझेंगे कि कैसे रह सकते हैं मई ऑटो सेल्स के नंबर्स। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे स्ट्रैटेजी। 3:15 पे होगा डीलिंग रूम चेक और 3:20 पे लिया जाएगा BTS TSTPT कॉल्स और 3:25 पर नुपुर से समझेंगे कि अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स क्या होंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ पैनल तैयार है। ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। रचना जी बताइए क्या ट्रेड पिक कर रही हैं आप? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से आयशर मोटर्स को हम कंटिन्यू करेंगे डाउन साइड पे। यहाँ पे जो आज एक नेगेटिव प्राइस एक्शन हुआ है वो आज के एक दिन के लिए नहीं लग रहा। एंड अगर ये न्यूज से थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ है बारिश वगैरह की बात से, तो वो एक ट्रिगर बन जाता है प्राइस एक्शन को फर्दर वहां से एक्सेलरेट करने के लिए डाउन साइड पे। तो हम इसको शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे फ्यूचर्स पे। हम इस पे एसएल लगाएंगे 7350 का और डाउन साइड पे यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 7000 का फॉर अ 1 वीक टाइम फ्रेम। ओके, आयशर मोटर्स सेल, आपने ऑटोमिक्स ग्रिप ली सेल ट्रेड पर। रचना जी, अरुण गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, कैपिटल मार्केट में जैसे मॉर्निंग बात हो रही थी, वहाँ पे कुछ स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। तो फिर से एक बार HDFC AMC के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक का अच्छे सपोर्ट से रिवर्सल दिखा रहा है। 2735 2740 के आसपास है। इसको पोजिशनल बाय ट्रेड लेके चल सकते हैं। 2700 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। मुझे लग रहा है 2798 और 2820 ये दो टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस के हिसाब से HDFC AMC को बाय करके चल सकते हैं। HDFC AMC पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद आ रहे खरीदारी की राय। आशीष जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सीमेंट स्टॉक्स में गिरावट है तो यहाँ पे दालमिया भारत, इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 1800 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में जो टारगेट रहेंगे 1730 और 1700 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। मानस जी गुड आफ्टरनून। मानस जी आपके पिक? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए टेक महिंद्रा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। टेक महिंद्रा में स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर स्टॉक अपने पिछले हाई को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो 1478 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1520 1520 के टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो 1500 वाला कॉल ऑप्शन जो 41 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है उसमें 34 का स्टॉप लॉस लगा लें और 58 के टारगेट सेट कर लें। ओके, टेक महिंद्रा 4090 पे आपका बाय कॉल आईटी में, है ना। अब चलते हैं सौमिल जी के पास। सौमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा SBI लाइफ पर ऑन द शॉर्ट साइड सेल करेंगे। यहाँ पर एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है। 200 डेली मूविंग एवरेज और 40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके फिर से एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन शुरू हुआ है। ऑन द डेली चार्ट्स लास्ट 3 दिन से एक गिरावट देखी गई है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1870 पर और नीचे में टारगेट्स होंगे 1760। SBI लाइफ बिकवाली की राय यहाँ पर भी। तो 3 सेल साइड की ट्रेड आई है, 2 बाई साइड की ट्रेड आई है। रिकैप करूंगी बाद में, उससे पहले इन्वेस्टमेंट आइडिया समझ लेते हैं। स्नेहा जी जुड़ रही हैं। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, ऐसे में कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है लंबी अवधि के नजरिए से? गुड आफ्टरनून। तो मैं पिक कर रही हूँ आज एजिस लॉजिस्टिक्स। काफ़ी अच्छे नतीजे दिए कंपनी ने, जहाँ पे हमने रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ 52% देखा है, पैट ग्रोथ 45%, और अगर सिक्वेंशियली देखें तो मार्जिन सब्सटैंशियली एक्सपैंड किया है 17% से 24%, जो कि बहुत ही सब्सटैंशियल मूव है। इनके तीनों इस सेगमेंट में बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिला है। और आगे इनकी जो केपेक्स प्लान्स है, मुंबई, JNPA, कांडला, पिपावाव, सब जगह ही एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिससे आगे आने वाले समय में इनकी ग्रोथ बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे 15% अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना है ओवर नेक्स्ट 2 years। इसे रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 890। एजिस लॉजिस्टिक्स ये अच्छा लग रहा है स्नेहा जी को लंबी अवधि के नजरिए से, तो रहेगा रडार पर।
अब एक रिकैप, टारगेट और स्टॉप लॉस दोबारा देख लें आप। रचना जी ने आयशर मोटर्स चुना है, यहाँ पे बिकवाली की राय है, पूरा ऑटो पैक बैकफुट पर आ गया है मॉनसून की खबर के बाद। अब आगे और चर्चा करेंगे कि नंबर्स कैसे रह सकते हैं, ऑटो सेल्स आंकड़े कैसे रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल आयशर मोटर्स 7000 के नीचे के टारगेट के लिए 7350 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अरुण जी कह रहे हैं कि HDFC AMC में पैटर्न्स अच्छे नजर आ रहे हैं, तो खरीदारी कीजिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ है। टारगेट आएंगे आपके स्क्रीन पर, स्टॉप लॉस भी नोट कर लीजिए। 2798 का टारगेट है, 2700 का स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष बैती जी कह रहे हैं कि दालमिया भारत सीमेंट स्पेस थोड़ा वीक हुआ है, तो बिकवाली कीजिए, यहाँ पर बेचकर पैसे बन सकते हैं। नीचे के टारगेट हैं 1730 1700 तक के, और 1800 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी ने IT पैक से टेक महिंद्रा चुना, जहाँ पे बोलबाला है। IT काउंटर देखिए शानदार यहाँ पर रैली, 1530 का टारगेट है, 1478 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी अगेन सेल साइड है SBI लाइफ पर, यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। बिकवाली कीजिए, 1760 के नीचे के टारगेट के लिए 1870 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में स्नेहा जी ने एजिस्टिक लॉजिस्टिक्स चुना है, एजिस लॉजिस्टिक्स, जहाँ पर उनको स्ट्रेंथ नजर आ रही है लंबी अवधि के नजरिए से। निफ्टी लेकर आइए, बैंक निफ्टी भी लेकर आइए, काफ़ी प्रेशर में है पूरा इंडाइसिस, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मार्केट ने दिए हैं आज के सेशन में। सर एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है इस मार्केट में, जहां पर नंबर्स अच्छे आए हैं मार्केट ने रिवॉर्ड किया है, जहां पर ख़राब है मार्केट ने पनिश किया है। एक एग्जांपल BDL का, दूसरी ओर GMR एयरपोर्ट। सुबह सटीक एनालिसिस हुई थी, तो जब स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं सर इस मार्केट में, रिजल्ट, सेल्फ एनालिसिस, और उस पर ही फिर दाव लगाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मार्केट में यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जैसे ये देखिए, अब ये स्टैनली लाइफ नीचे चल रहा है, इसके नंबर आए हैं शायद स्टैनली लाइफ के। एक बार स्टॉक दिखाएंगे जरा स्टैनली लाइफ का क्या कर रहा है। रिजल्ट इम्पैक्ट देख रहा था मैं, और स्टॉक दिखाइए स्टैनली लाइफ का क्या कर रहा है। यहाँ पर इस समय 6% नीचे था मेरे ख्याल से, और ये देखिए, और वॉल्यूम देखते हैं आप श्रेया, कितने लोग किसमें फंसे हुए होंगे, कोई एग्जिट ही नहीं है। 28,000 के वॉल्यूम पे 6% स्टॉक नीचे, बेच के दिखा दीजिए एक भी शेयर। और मैं कहता हूँ स्टैनली का डब्बा बन चुका है बिल्कुल। 1 साल का चार्ट रखिएगा इसका स्टॉक का, जरा एक बार दिखा दीजिए जरा 1 साल का चार्ट स्टैनली लाइफ का। ये देखिए, अब जो मैं बात कहता हूँ ना कि मिड कैप स्मॉल कैप में रैली आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आपको इन स्टॉक्स में एग्जिट दे देगा, वो नहीं होने वाला है। ये गए, ये तो गए जो जिनमें आप ऐसे स्टॉक्स में फंसे हुए, ये रिकवरी नहीं, इनमें नहीं आ रही है। हाँ, अच्छे नंबर्स वाले स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी रिकवरी आ रही है। मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पोजीशनिंग ज़बरदस्त हो चुकी थी स्टॉक की। अब थोड़ा सा आई थिंक पोजीशनिंग के बाद थोड़ा मार्केट इज़ ट्राइंग टू मेक इट्स माइंड, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है स्टॉक। लेकिन प्राइमा फेसी मुझे नंबर्स ठीक ठाक लगे, वॉल्यूम नंबर काफ़ी अच्छा था एक्चुअली। तो थोड़ा सा इस पर स्नेहा जी, एशियन पेंट्स, इस पर क्या व्यू बनेगा अब आपका? देखिए, एशियन पेंट्स के अगर नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू तो बेटर देन एस्टिमेट्स रहे हैं, लेकिन जहां उनकी प्रॉफिट की बात है वो इन लाइन है। लार्जली अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली और कॉन कॉल में डिटेल्स पता चलेंगी, बट इनकी शायद जो लोअर एंड कैटेगरी है वहाँ पे सेल्स ज़्यादा हुई है कंपेयर टू प्रीमियम सेगमेंट। एंड आगे आने वाले समय में भी हमें जो लग रहा है कि दो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम हुई है, बट स्टिल जो ट्रेड डाउन हो रहा है वो इसे शायद इम्पैक्ट करेगा, इसके ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ को समहाउ एक बांध के रखेगा। तो मेरी राय है एशियन पेंट से दूर ही रहिए। अगर आपको पेंट्स इंडस्ट्री प्ले करनी ही है तो ग्रासिम के थ्रू प्ले करिए, जहां बिरला ओपर्स मार्केट शेयर कंटिन्यूसली गेन कर रहा है। एंड उन्होंने रिसेंटली प्राइस हाइक्स भी लिए हैं टू पास ऑन दी राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो वहां पे आपको एक बेटर ट्रैक्शन मिलेगा पेंट्स सेगमेंट में। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं आज दो स्टॉक्स की। एक तरफ है भारत डायनेमिक्स जो आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है, और दूसरी तरफ है GMR एयरपोर्ट जो आज का हीरो ऑफ द डे है। तो आशीष और श्रेया से समझेंगे कि इन दोनों स्टॉक्स में इस तरीके के मूव्स क्यों आए, एक बना एक्सीडेंट एक बना हीरो, लेकिन ज़्यादा बड़ा मूव BDL में है। तो श्रेया से शुरुआत करते हैं। श्रेया, BDL। राइट सर, BDL आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, बेहद खराब नतीजे और मार्केट ने किया है पनिश, जैसा कि हमने बताया CNBC आवाज के दर्शकों को। सबसे पहले रेवेन्यू साल दर साल आंकड़े रख रही हूँ आपके सामने, 73% गिरा है यहाँ पर। एबिटा
81% के करीब करीब टूटा है। यहाँ पर साल दर साल में अगर आप कंपेयर करें तो बड़ी गिरावट। एबिटा मार्जिन जो पिछले साल 16.5 पौने 17% के आसपास था, वो गिरकर मात्र 11.5% रह गया है। नेट प्रॉफिट, ये आंकड़े देखिए, ये भी हैरान करने वाले हैं। 58% यहाँ पर तगड़ा डेंट लगा है। तो नतीजे बेहद खराब। उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई ब्रोकरेजेस की, वो और ज़्यादा कमेंट्री यहाँ पर कॉशियस नज़र आई। गोल्डमैन, मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर इसको डाउनग्रेड किया है। गोल्डमैन तो काफ़ी बेरिश साउंड कर रहे हैं, उन्होंने सेल की कॉल बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस देखिए 1260 का था। सुबह जब मैं टारगेट प्राइस देख रही थी तो 1248 के करीब करीब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, और इस तरीके से टूटा आज 1184 के आसपास आ गया है। तो फिर भी टारगेट प्राइस ऊपर ही नजर आएंगे। एग्जीक्यूशन की सबसे बड़ी दिक्कत नज़र आ रही है बीडीएल में। सभी ब्रोकरेज ने माना लगातार 7वां साल जब एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेशन से कम आई है, और फिनेंशियल ईयर 26 में अगर आप ये पूरा कंपेयर करें डिफेंस के पीयर से तो काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा है। इतना ही नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, आप इन्वेंट्री देखिए तो वहाँ के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। 75% बढ़ गया है इन्वेंट्री, ये भी बड़ा कंसर्न दिख रहे हैं। एक अच्छी चीज़ जो ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं कि ऑर्डर बुक बीडीएल की काफ़ी अच्छी है, और फिनेंशियल ईयर 27 में और बढ़ेगी। तो ऑर्डर बुक यहाँ पर मजबूती नजर आ रही है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। तो यहीं पे नजर रहेंगी कि एग्जीक्यूशन कब होगा, उसके बाद ही कोई संभावनाएं होंगी री रेटिंग की। मोतीलाल ने भी इनफैक्ट बाई की रेटिंग से घटाकर न्यूट्रल की कॉल कर दी है, तो जाहिर तौर पर डाउनग्रेड है। इन्होंने टारगेट प्राइस घटाया है, 1150 का कर दिया है, तो अब उसी के आसपास आ गया है इनफैक्ट। और इनको भी काफ़ी कमज़ोर लगे हैं Q4 नतीजे। रडार्स, सीकर्स और दूसरे ज़रूरी कंपोनेंट्स की सप्लाई में देरी है, डिले हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय और साथ ही और भी अदर इनकम्स में स्पेंडिंग में काफ़ी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, खर्च बढ़ रहे हैं। इसलिए मोतीलाल ने फिनेंशियल 27 और 28 का जो अर्निंग एस्टिमेट है वो घटाया है। 27 के लिए 25% कर दिया और 28 के लिए 28% की कटौती की है। तो जब ब्रोकरेजेस एस्टिमेट्स घटाते हैं वो बड़ा नेगेटिव होता है। और साथ ही मोतीलाल ओसवाल ने ये भी कहा कि जिस तरीके के नंबर आए हैं, वैल्यूएशन भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहे। इनफैक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है बीडीएल इन वैल्यूएशन पर। तो बड़ा रेड फ्लैग फिलहाल अवॉइड की सलाह है। जी हाँ, फिलहाल अवॉइड की सलाह है। एग्जीक्यूशन रिस्क, ये बड़ी बात, हालांकि मंच पे काफ़ी समय से होती रही है बात। पहले एचएल के केस में हुई थी, नाउ इट्स बीडीएल। नंबर्स के बाद हाउस व्यूज आपने समझे। एक काम करते हैं, अब एक और स्टॉक को समझ लेते हैं, दैट्स जीएमआर एयरपोर्ट्स। नंबर्स के बाद क्या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, हीरो ऑफ द डे आशीष, कैसे थे नंबर्स, हाउस व्यूज क्या है यहाँ पर? देखिए बहुत बढ़िया नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। एक तो खास बात जीएमआर एयरपोर्ट्स में एक उत्साह वाली बात ये भी है कि बहुत सालों के बाद आप देखें तो यहाँ पर मुनाफा दर्ज हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग तिमाही। इनफैक्ट अगर आप FY26 भी देखें तो काफ़ी कई सालों के लगातार सबड्यूड परफॉर्मेंस के बाद बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि Q4 में भी देखिए दिक्कत हो गई है, जो मिडिल ईस्ट का तनाव चल रहा है, इसकी वजह से पैक्स ग्रोथ। अब पैक्स ग्रोथ से मेरा मतलब है कि पैसेंजर जो ग्रोथ होती है ये महज 1% की है, लेकिन आगे उम्मीद है कि थोड़ा सा बेहतर आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रैफिक था ये बड़ा कमज़ोर था, इसका तो थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर रहा। नंबर्स और बेहतर हो सकते थे, लेकिन इनका जो नॉन एयरपोर्ट बिजनेस है ना, वो भी आप देखें तो कंट्रीब्यूट बहुत बढ़िया कर रहा है, और यहाँ पर ग्रोथ भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अब जो ग्रोथ आ रही है, ऐसा नहीं कि जो स्ट्रेंथ है सिर्फ PNL तक ही सीमित है, आप बैलेंस शीट में देखें, क्योंकि जीएमआर एयरपोर्ट्स की सबसे बड़ी दिक्कत समस्या एक समय में सिर्फ और सिर्फ डेट थी। अब यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन 34,000 करोड़ का नेट डेट देखने को मिल रहा है, जिसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ओवर द ईयर्स हुआ है, और मैनेजमेंट बता रहे हैं कि आगे भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जो नागपुर एयरपोर्ट की ग्रोथ आएगी Q2 के बाद से, इससे नंबर्स थोड़े से और बेहतर देखने को मिल सकते हैं, और जो अंडरलाइंग ट्रैफिक ग्रोथ है तकरीबन 5 से लेके 7% की देखने को मिलेगी, जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स इनके अंतर्गत आते हैं। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, बैलेंस शीट में डीलेवरेजिंग का फायदा हुआ है, और इसी के चलते आप देखें तो तकरीबन 4% ऊपर ये स्टॉक नजर आएगा। बिल्कुल शानदार मूव, 4%, और इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट का केस बन रहा है, क्योंकि अब आपको अर्निंग्स भी सपोर्ट कर रही हैं। सौमिल, आपका सेंस क्या बनता है? कुछ ठीक इसी प्रकार का अगर आप देखें सपोर्टिव ब्रेकआउट था अप्रैल 25 में, आपको याद होगा जब आप फॉलिंग चैनल से कट रहे थे। इस बार हालांकि चैनल थोड़ी सी छोटी है, बट स्टिल इस फॉलिंग चैनल से बहुत स्ट्रांगली निकला है, रिफ्लेक्शन स्ट्रांग है और मोमेंटम भी स्ट्रांग है ना। पोजिशनली कहाँ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंड मोस्ट स्पेशली आपके पास अर्निंग्स का सपोर्ट है? डेफिनेटली ऑन द पॉजिटिव साइड, जो हमने लास्ट 6 महीने से देखा इस काउंटर में,
200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा था। देयर वर सेवरल अप्स एंड डाउन्स बिटवीन 105 और 90 के आसपास ये 3 या 4 बार राउंड लगा चुका है। अब ये पूरा जो कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ टूटा है। द ओनली कंसर्न राइट नाउ इज कि जी ये ऊपर खुला, वहां पे सस्टेन नहीं हुआ, 104 के आसपास खुला और वहां पे सस्टेन नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे है। दैट मींस कि इन द वेरी शॉर्ट टर्म मे बी एक साइडवेज करेक्शन फिर से हो जाए, एक साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन हो जाए, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ब्रेकआउट मिल चुका है ऑलरेडी। वीकली जो प्रीवियस 2-3 हफ्तों के जो हाईज थे वो भी ऊपर की तरफ टूटे हैं। 200 डेली मूविंग एवरेज 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। सो ओवरऑल सेटअप इज वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर में मेरे टारगेट्स 110 के प्लस होंगे, इनफैक्ट उसके भी ऊपर जा सकता है। सो पॉजिटिव साइड पे खेले, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी जेमा एयरपोर्ट्स पर 110 से ऊपर के टारगेट सोमिल जी ने सुझाए हैं। कैश कॉल का वक्त हो रहा है। मानस जी, सोमिल जी और आशीष बेती जी से हम कैश कॉल्स लेंगे। तो शुरुआत कीजिए मानस जी, कैश में कौन सा काउंटर? तो देखिए, कैश में एजिस लॉजिस्टिक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर 740 745 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, बट आज स्टॉक ने काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ ये रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 734 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 800 रुपए की टारगेट सेट करनी है। ओके, एजिस लॉजिस्टिक्स आपका बाय कॉल है। सोमिल, आपका ट्रेड कैश में? कैश में मेरा कॉल होगा जाइडस वेलनेस। जाइडस वेलनेस में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है, हाई टॉप हाई बॉटम है ऑन द डेली वीकली चार्ट्स, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड ऑन द डेली चार्ट्स सपोर्ट लेके फिर से एक अच्छा मोमेंटम शुरू हुआ है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 475 और टारगेट ऊपर में होगा 550। मुझे लगता है कि ये मीडियम टर्म में भी बहुत अच्छा कर सकता है, तो आप इसे ट्रेल करके चले, बहुत अच्छे टारगेट्स ऊपर में देखने मिल सकते हैं। ओके, मीनवाइल निफ्टी में रिकवरी आ रही है। एक बार अटेम्प्ट हो रहा है वापस 23,800 क्रॉस करने का। एक बार जरा लेकर आइए, देखिए 23,731 के लो से एक रिकवरी आ रही है, 23,800 की तरफ बढ़ रहे हैं। आशीष जी की ट्रेड बाकी है ना कैश में? आशीष जी, आपकी ट्रेड? जी, मुझे किर्लोस्कर इंजीनियरिंग में, ऑयल इंजन में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पर, और जिस हिसाब से 1900 के ऊपर आज जिसने ब्रेकआउट दिया है वो काफ़ी सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1890 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 1960 और 2000 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक और इवेंट के जो अभी आधे घंटे में प्ले आउट होगा। MSCI इंडिया इंडेक्स की रीबैलेंसिंग 3 से 3.5 के बीच होगी। 4 नए शेयरों की एंट्री होगी, 4 डिलीशंस होंगे। किस तरह का इनफ्लो और आउटफ्लो रह सकता है, ये नूपुर से समझ लेते हैं। नूपुर, बताइए। बिल्कुल, बस थोड़ी ही देर में MSCI की जो रीबैलेंसिंग है वो होती हुई दिखेगी और इनफ्लोज आउटफ्लोज दोनों आपको नजर आएंगे। जो अनाउंसमेंट आया था उसके अनुसार 4 स्टॉक्स जो MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स के पार्ट हो जाएंगे, जिसमें फेडरल बैंक, MCX, नैल्कोर, इंडियन बैंक आपको नजर आएगा। MSCI इंडिया में जो बात का वेटेज है अभी फिलहाल 12.3% के आसपास है। 4 नए आ रहे हैं तो 4 बाहर भी होते हुए दिखेंगे, तो जो वेटेज है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है पिछले रीबैलेंसिंग से। फेडरल बैंक जो अंदर आने वाला है उसमें करीबन $500 मिलियन के आसपास का इन्फ्लो देख सकते हैं। MCX, नैल्को और इंडियन बैंक की भी बात करें तो 200 से 350 मिलियन डॉलर तक का इन्फ्लो यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आउटफ्लो यानी कि बिकवाली देखने को मिल सकती है। फेडरल बैंक आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। Hyundai मोटर्स, जुबिलेंट फूड, कल्याण ज्वेलर्स और RVNL सारे स्टॉक्स देखेंगे तो फिलहाल आपको थोड़े दबाव में भी नजर आएंगे। 150 से $250 मिलियन का आउटफ्लो यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। स्मॉल एंड मिड कैप में भी कुछ स्टॉक्स है जहां पे बदलाव देखने को मिलेंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीबन 16 शेयर्स जो है वो शामिल होने वाले हैं। फिजिक्स वाला, इरेडा, एस्कॉर्ट्स, कुबोटो जैसे कंपनीज जो है वो शामिल होती हुई नजर आएगी, तो शामिल होगी तो इन्फ्लोज यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। और जो बाहर जाने वाले शेयर्स है उसमें 31 नाम है, तो नेट ऑफ स्मॉल कैप में देखें तो 15 शेयर जो है वो बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा दबाव यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। इंडेक्स की जो कुल कंपनीज है स्मॉल कैप में वो 474 से घट के 459 होती हुई नजर आएगी। तो 4 शेयर
स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होंगे, 4 बाहर होंगे। अंदर आने पर इनफ्लोज यानी खरीदारी देखने को मिलेगी और बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, शुक्रिया नुपुर। तो 12% अभी इंडिया का वेट है, हालांकि बहुत लोगों का मानना है कि धीरे धीरे और कम हो रहा है और सिंगल डिजिट में भी जाने का रिस्क रहेगा। आई थिंक 2-3 साल पहले तक हम 20% पर थे, मेरे ख्याल से 20% के वेट पर थे। और विरुष, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कहीं ना कहीं हमारी मार्केट की जो अंडर परफॉर्मेंस है ना, अब वो थोड़ी सी स्टार्क बनती जा रही है और कुछ ना कुछ आई थिंक, अब मुझे नहीं पता कि कैपिटल गेंस टैक्स कम करने से अगर FIR वापस आए या कुछ भी हो। मैं आपको एक दो नंबर बताता हूँ। अब कल न्यूज़ आई थी कि ताइवान का मार्केट कैप भारत से आगे निकल गया है। ताइवान का मार्केट कैप, ताइवान की पॉपुलेशन आपको पता है, मुंबई जितनी पॉपुलेशन है ताइवान की। कोरिया का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन पर हो गया है आज की डेट में। कोरिया की पॉपुलेशन 5 करोड़ की है। मतलब एक कहीं ना कहीं आई थिंक हमें एक ज़रूरत है थोड़ा सा इनवर्ड देखने की कि हमारी मार्केट क्यों इस तरीके से अंडर परफॉर्म कर रही है, क्यों हमारा वेट MSCI में इस तरीके से कम होता जा रहा है, क्या कर सकते हैं हम इस पर जो थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर सकें। खैर एनीवे, नूपुर शुक्रिया सारी की सारी जानकारी सामने रखने के लिए। मार्केट में जैसा मैंने कहा एक रिकवरी आ रही है। निफ्टी कोशिश कर रहा है कि एक बार 23,800 के ऊपर निकले, क्योंकि 23,800 ही वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। टेक महिंद्रा डे हाई पर आया है। टेक महिंद्रा यहाँ पर कॉल भी ली गई थी, मानस जी ने कॉल दिया था, ये डे हाई पर आया है। इसके अलावा और क्या सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, कोशिश कर रहा है जो कम से कम निफ्टी को और ऊपर लाने के लिए। TCS हालांकि TCS आप मॉर्निंग रैली कोलैप्स हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा लोअर लेवल से वापस एक रिकवरी आ रही है TCS में। इसके अलावा और क्या इस घंटे के मूव्स देखें आप। अच्छा, एक बार अदानी एंटरप्राइजेस रखिए ज़रा, आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। अदानी एंटरप्राइजेस इस समय करीब करीब आपको 1% नीचे दिखाई देगा। आप एक बार भारती एयरटेल लेकर आइए ज़रा। भारती एयरटेल, स्नेहा जी, ये भारती के साथ क्या दिक्कत है, क्यों नहीं रैली हो रही है इसमें, क्यों हर रैली फेल हो रही है? देखिए, भारतीय एयरटेल के साथ जो मेजर कंसर्न है, एक तो इनकी जो प्राइस हाइक माने जो टैरिफ हाइक इम्प्लीमेंट करने वाले थे वो डिले हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक कंसर्न है मार्केट को। और दूसरी कंसर्न कैपिटल एलोकेशन को लेके है। कंपनी ने कई बार आके क्लैरिफिकेशंस दी है, बट समहाउ मार्केट अभी भी उसको लेके काफ़ी कॉशियस है। एंड शायद वो 1-2 क्वार्टर और वेट एंड वॉच करेंगे, कैसा कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आ रहा है, शायद वो मॉनिटर करने के बाद ही इस पे कुछ आप शायद एक्शन देख सकते हैं। बट ये 2 मेजर कंसर्न्स हैं। प्लस एक जियो का जो IPO, एक वो भी एक ट्रिगर पॉइंट था, बट वहाँ पे भी हमने डिले देखा है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनके कारण थोड़ी सी मंदी इस काउंटर में देखने को मिल रही है। भारती एयरटेल आपकी स्क्रीन पे 3:30 पे। मीनवाइल इस बीच हमारे साथ पैनल में कविता जुड़ चुकी हैं। कविता जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए क्या इम्प्रेस कर रहा है आपको, शॉर्ट लॉन्ग क्या पिक कर रही हैं आप, स्टॉक आपका? आफ्टरनून वीरेन जी, आफ्टरनून एवरीवन। सो लॉन्ग साइड में आईटी से सबसे अच्छी प्लेसमेंट है कोफोर्ज की। अगर आप देखें 100 वेमा के ऊपर निकलते हुए, डेमा के ऊपर निकलते हुए दिखा है। सो थोड़ा लिटिल पोजिशनल सेटअप डिस्कस करेंगे। 1455 के लेवल पर एज ऑफ नाउ काउंटर ट्रेड कर रहा है। अंटिल ये 1425 के ऊपर मेंटेन है, पॉसिबल मूव दिखते हैं इन अ डे और टू अराउंड 1520 तक। So for the price move of 1500, 1520 with the stop loss of 1425 one should approach. ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस रचना जी, आशीष जी, अरुण जी आपसे लेंगे हम। रचना जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी, धमाकेदार ऑप्शंस के लिए I'll go with HDFC AMC। HDFC AMC में हम कॉल चूज करेंगे 2800 का, और उसको हम बाय करेंगे एट अराउंड 74। हम इसमें एसएल लगाएंगे 64 पे। अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 90 का। ओके, HDFC AMC हो गई आपके पिक ऑप्शंस में। अरुण जी आप क्या देख रहे हैं ऑप्शंस में? श्रेया जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम फिजल आउट हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प में मुझे लग रहा है सेलिंग बढ़ सकती है, 5000 के नीचे स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है। तो हीरो मोटो के पुट को लेने की सलाह रहेगी। 4950 के पुट ऑप्शन को लें। अगर आप प्राइस की बात करें तो अराउंड 114 115 के आसपास चल रहा है। 94 का स्टॉप लॉस लगा के पुट को बाय करने की सलाह है। 152 के ऊपर में टारगेट है।
ओके, हीरो मोटर कॉर्प की पुट स्ट्राइक आपकी स्क्रीन पे 4950 की। आशीष पैथी जी, आपका ट्रेड। जी गुरीन जी, एनटीपीसी में एक रिवर्सल पैटर्न बना है और यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है, तो इसे पुट के थ्रू चेज करने का सलाह रहेगी। तो 390 की जो पुट है 6.5 के करीब ये ट्रेड कर रही है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसमें जो मेंटेन करना है वो 4 रुपए का इसल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके 12 और 15 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो शायद रीसेंट लिस्टिंग्स में सबसे शानदार मूव जिसका रहा है, आदित्य इन्फोटेक। एक बार इसका मूव लेकर आइए, तो आज का मूव है, आपको फ्लैट लाइन दिखेगी, 10% का सर्किट लगा है, लेकिन इसका 1 साल का चार्ट लेकर आइएगा ज़रा। और 600 पे आया था आईपीओ मेरे ख्याल से, अगर मेरी मेमोरी सही है तो, लेकिन करीब करीब आप देखें तो ज़बरदस्त मूव इस स्टॉक में। और क्यों है इतनी तेज़ी, और क्या है इसमें आगे के ट्रिगर्स, मैनेजमेंट ने क्यों गाइडेंस रिवाइज की है, ये सब समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। सर, क्वालिटी आईपीओज में अलग टाइप का ही परफॉर्मेंस आपको दिख जाता है। बिल्कुल राइटली आपने बताया कि 675 इसका इशू प्राइस था, वहाँ से देखिए स्टॉक ने कभी पलट कर नहीं दिखा। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी आज जब इसके नंबर्स डिलीवर हुए, सीधे 10% ऊपर खुला ये स्टॉक और वहाँ से लगातार सर्किट पर ही चल रहा है। अब विस्तार से समझते हैं। दरअसल आप देखें तो नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू में 46% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा 162% बढ़ा, जो 10% के मार्जिन से बढ़कर 18% हो गए, और मुनाफा 55 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 170 करोड़, यानी हर पैमाने पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। लेकिन खास बात है कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स तो हैं, लेकिन आगे आने वाला समय और बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और अच्छे प्रोडक्ट मिक्स के चलते एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इस स्टॉक के लिए बहुत बड़ा एक री रेटिंग का फैक्टर ये भी है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है पूरे FY27 के लिए और आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ कि पहले क्या गाइडेंस यहाँ पर दी गई थी और गाइडेंस को कैसे अपवर्ड रिवाइज किया है। तो आप देखिए जो रेवेन्यू के आंकड़े हैं 5,350 से 5,500 करोड़ के आसपास, इससे बढ़ाकर सीधे 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ की रेंज में रख दिया। मार्जिन जो कि 12 से 13% के इंडिकेटेड थे और बढ़ सकते हैं 14 से 15%, और सिमिलरली आप देखें तो पैट मार्जिन भी 8.5 से 9.5%, यानी बड़ी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पूरे FY27 की गाइडेंस देखें तो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है, और जो ग्रोथ के लिहाज से बताया जा रहा है कि रेवेन्यू में 40-50%, एबिटा में 45 से 65%, और मुनाफा 50 से लेकर 65% बढ़ सकता है। ये मार्केट को बहुत पसंद आया। लेकिन कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है और साथ में क्षमता विस्तार भी यहाँ पर देखने को मिला है, और कुछ क्षमता विस्तार के लिए उन्होंने नॉर्थ इंडिया में ज़मीन भी देख रखी है, जिससे बताया जा रहा है कि कैपेसिटी में और बड़ा एडिशन आपको अगले 2 साल में देखने को मिल सकता है। साथ में आप देखें तो बड़ी बात ये भी है कि कंपनी के, पहले मैं कारोबार के बारे में बता दूं क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है CP+, और इसको एक फ़ायदा ये भी देखने को मिला था कि भारत सरकार ने चाइना से जो सस्ते वीडियो सर्वेलेंसिंग प्रोडक्ट्स आते थे इनके ऊपर रोक लगाई, तब से तो स्टॉक ने पलट कर ही नहीं देखा। लगातार बड़े मूव्स देखने को मिले, एंड राइटली ये IPO तो बहुत गजब का था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। पिछले साल अगस्त में इसका IPO आया था 675 पे, और वहाँ से आप देखें तो क्या गजब की तेज़ी है। एक तरफा बड़ा मूव यहाँ पर नज़र आया। बिल्कुल 675, वही मैं 600 रुपये करीब का आइडिया था मुझे, अगस्त में ही आया था। IPO तो 1 साल भी नहीं हुआ है लिस्टिंग हुए, और ऑलरेडी स्टॉक जो है 4 गुना हो चुका है अपने इशू प्राइस से। स्नेहा जी, है क्या कवरेज में आदित्य इन्फोटेक? नहीं, कवरेज में नहीं है हमारे। हाँ, कवरेज में नहीं है अभी, लेकिन खैर मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा हो गया है इस स्टॉक का। अब छोटी कंपनी नहीं रही है ये, काफ़ी बड़े मूव्स यहाँ पर हैं। खैर सर्किट टू सर्किट स्टॉक है, तो इस पर कोई ट्रेड तो ले नहीं पाएंगे, तो इसको इग्नोर करते हैं। मगर वीरू देखिए किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि सारे IPO ख़राब रहे हैं 3-4 बीच में जहाँ पर इस तरीके के अच्छे मूव्स भी आए हैं। बिल्कुल, वाकई चार्ट देखते ही बनता है ना अनुज। खैर, लेकिन मोटा मोटी देखा जाए ना अनुज, 2025 से अब तक IPO में हाथ जले ही है। ठीक है, इक्का दुक्का अगर आप देखें फाइंडिंग्स बहुत अच्छी हैं। एक का जिक्र कुछ देर पहले आप कह रहे थे ना, बट आदित्य इन्फोटेक्स में डेफिनेटली बेस्ट था अब तक का, 10% ऊपर 2903 पे। एक स्टॉक में आप और मार्क करता हूँ आपके स्क्रीन पर, जहाँ पे अब थोड़ा सा अगर आप देखें पैनिक बढ़ रहा है। जरा एक बार BDL लेके आइए, भी शेयर से बातचीत की थी हमने BDL पे। BDL अब ऑलमोस्ट 1181 टूवर्ड्स डे लो पर, और अब ये समझिएगा कि ये
अप्रैल 8 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। 101 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ और इसने अपने साथ पूरे डिफेंस को ड्रैग किया है। और देखिए आज प्राइस डैमेज, मेरी जो स्क्रीन पे इस वक्त ओआई समरी है उसमें पूरा का पूरा शॉर्ट जो आज लोडिंग हुई है डिफेंस में, एमसीएक्स में, और थर्ड इज ऑटो और फोर्थ वन इज वाइट गुड। उसमें लेके आइए आप ब्लू स्टार। एक बार ब्लू स्टार इस पे एक राय ले लेते हैं। अरुण, ब्लू स्टार पे एक इन्वर्टेड फ्लैग है, शॉर्टिंग हो रही है आपकी स्क्रीन पे, और उसके बाद जो मेरे को चीज़ नज़र आती है अप्रैल 26 का लो, दैट इज समवेयर अराउंड 1457। आपका टेक क्या कहता है? देखिए बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने एकदम सही पिक किया। ओवरऑल स्टॉक में वीकनेस है, पर इसका जो मेजर ब्रेकडाउन आएगा वो 1580 के नीचे है। 1580 के पास एक छोटा वीक है, उसका शायद स्टॉक को सपोर्ट मिले। 1580 के नीचे मुझे लग रहा है क्लियरली स्टॉक 1510 1515 के तरफ जा रहा है, तो 1580 के नीचे ही शॉर्ट करना चाहिए। 1580 के नीचे क्लियर शॉर्ट बनेगा। 1600 का स्टॉप लॉस रखें। 1510 1515 के टारगेट इसमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। जी हाँ, टाइमिंग मैटर्स। पिछले 6 दिनों में 20% स्टॉक ऊपर आया है, क्यों? सुदर्शन से जानते हैं। सुदर्शन बताइए। गुड आफ्टरनून। आपको याद होगा 20 मई को ओला इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आया था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था 4 से 5%। लेकिन अगर जो उस रिजल्ट को आपको याद होगा तो 2-3 चीज़ पॉजिटिव थे। जो लॉसेस थे वाई वो नैरो हुआ था। ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखा गया था ऑलमोस्ट 300 to 400 बेसिस पॉइंट्स, और कंपनी का आउटलुक जो उन्होंने रेवेन्यू का दिया था ऑलमोस्ट डबल करेंगे फ्रॉम Q4 लेवल से Q1 लेवल तक, वो डबल करेंगे। और दूसरा जो उन्होंने वॉल्यूम का गाइडेंस दिया था, Q4 में उनका वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम टोटल 3 मंथ्स का अगर जो आप देखोगे तो अराउंड 22,000 यूनिट्स था। उसको उन्होंने बोला था कि Q1 में ये बढ़कर हो जाएगा 40,000 to 45,000 यूनिट्स। ओला के साथ क्या है कि गाइडेंस हमेशा वो ऑप्टिमिस्टिक टाइप का देते हैं, लेकिन कंसर्न रहता है क्या वो अचीव करेंगे। नाउ Q1 में ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, वॉल्यूम पिक्चर कैसा है? तो आपको बताता हूं कि इन्होंने जो मार्च से अप ट्रेंड स्टार्ट किया था, मार्च में इन्होंने अराउंड 10,000 यूनिट्स किया था, उसका अप्रैल में ये वॉल्यूम इंक्रीज होकर 12,206, मैं वाहन डेटा की बात कर रहा हूं, रिटेल 12,206 हो गया। मई में कल तक का जो इनका टोटल है वो है ऑलमोस्ट 12,800। अगर जो दोनों को ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 25,000 वॉल्यूम हो चुका है, जो कि Q4 से ऑलरेडी ज़्यादा है। अब अगर जो अभी भी मई में 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन का डेटा अगर जो आप एवरेज 2 से 3,000 भी इन्होंने कर लिया तो ऑलमोस्ट 15,000 हो जाएगा, और टोटल 2 महीने का मिलाकर 28,000। जून में अगर जो सिर्फ 10,000 to 12,000 ये करेंगे तो ये अपना वॉल्यूम गाइडेंस अचीव कर लेंगे। अगर जो इन्होंने वॉल्यूम गाइडेंस अचीव करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ होगा कि इनका रेवेन्यू गाइडेंस जो इन्होंने 500 करोड़ का दिया है वो भी अचीव हो सकता है। इसके कारण रिजल्ट के दिन गिरने के बाद स्टॉक में अपमूव आई है, उछाल आई है, और लास्ट 6 दिन में आपको ये 20% चला है स्टॉक। ओके, ओला इलेक्ट्रिक पर ये व्यू हो गया। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिले पिछले कुछ सत्रों से। शुक्रिया सुदर्शन जी जानकारी के लिए। ऑटो स्पेस में रहते हैं, और मई में भी आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स और 2 व्हीलर्स की बिक्री मजबूत रह सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ईवी सेल्स में तेज ग्रोथ दिख सकती है। मई में कैसे रह सकते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े, ये बताने के लिए दीपाली जुड़ रही हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या कुछ पॉजिटिविटी आंकड़ों में? मे के ऑटो सेल्स नंबर्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पर 24% की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिल सकती है। मे के दौरान 2 व्हीलर्स में 10% की ग्रोथ वाई बेसिस पे एक्सपेक्टेड है। वहीं मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 9% के आसपास की ओवरऑल इंडस्ट्री स्तर पर ग्रोथ रह सकती है। ट्रैक्टर्स में 4% के आसपास की ग्रोथ एंटिसिपेट की जा रही है। इंपॉर्टेंट यह है कि आने वाले मंथ्स चैलेंजिंग रह सकते हैं, स्पेशली जो फ्यूल प्राइस हाइक हुआ है वो कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड को आगे जाते हुए इंपैक्ट कर सकती है। साथ ही ट्रैक्टर डिमांड को भी देखना होगा, जिस तरीके से वीक मॉनसून की प्रोजेक्शंस की जा रही हैं। ओवरऑल हालांकि मे के नंबर्स हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। मारुति सुजुकी से शुरुआत करें तो मे में जो नंबर्स आ सकते हैं वो 2.27 लाख यूनिट के रह सकते हैं, लगभग 26% की सालाना आधार पर ग्रोथ रह सकती है। मे में महिंद्रा एंड महिंद्रा में ऑटो सेल्स 14.5% की ग्रोथ रिपोर्ट कर सकते हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट में 2.8% की ग्रोथ वाई बेसिस पे कंपनी पोस्ट कर सकती है। 41,800 यूनिट्स ट्रैक्टर सेगमेंट में आ सकती हैं। सिमिलरली अगर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर अराउंड 40% की ग्रोथ एंटिसिपेट की जा रही है। 60,700 यूनिट्स
कंपनी पोस्ट कर सकती है। पिछले साल मई का बेस भी लो था, उसका भी एडवांटेज मिल रहा है। Hyundai इंडिया की बात करें तो यहाँ भी 10% के आसपास की ग्रोथ वाई बेसिस पे आ सकती है। 64,500 यूनिट्स कंपनी में रिपोर्ट कर सकती है। टू व्हीलर्स की तरफ देखें तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज 20% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बजाज ऑटो 20 से 21% की ग्रोथ दिखा सकता है। एक्सपोर्ट्स बेहतर रह सकते हैं। वहीं अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पर 11.5% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। 5,65,000 यूनिट्स रिपोर्ट कर सकती है हीरो मोटोकॉर्प। टीवीएस मोटर्स की बात करें तो यहाँ 5,08,000 यूनिट्स में 2026 में रह सकती हैं, जो कि लगभग 18% के आसपास की ग्रोथ वाई बेसिस पे रहेगी। अगर आइशर मोटर्स में रॉयल एनफील्ड की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर 17.5% के आसपास की ग्रोथ वाई बेसिस पे एंटिसिपेट की जा रही है। 1,05,000 यूनिट्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 8% के आसपास की ग्रोथ एंटिसिपेट की जा रही है। 8,000 यूनिट्स में कंपनी रिपोर्ट कर सकती है वर्सेस 7,400 यूनिट्स। सिमिलरली अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देखें तो अशोक लीलैंड के जो आंकड़ा रह सकता है वो 16,700 यूनिट्स का रह सकता है, यानी लगभग 8% की ग्रोथ। वहीं अगर में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर 24% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 34,900 यूनिट्स कंपनी में ओवरऑल रिपोर्ट कर सकती है। तो आने वाले मंथ्स को लेकर चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बट सो फार में पैसेंजर व्हीकल टू व्हीलर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। डिमांड थोड़ी सी ट्रैक्टर सेगमेंट में भी स्टेबल होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए शुक्रिया दीपाली। अब एक काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं, सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे माइनस जिसे, फिर चलेंगे कविता जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए सौमिल जी और मिड कैप फंडा के लिए स्नेहा जी। तो मानस जी बताइए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए IEX के 130 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 4 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 3 रुपए 30 पैसे का और टारगेट सेट करेंगे 8 रुपए के। ओके, IEX हो गई माइनस जी के पिक सस्ता ऑप्शन में। एफएनओ सुपरस्टार आपका कविता जी। तो श्रेया, केन्स टेक्नोलॉजी, इसके फ्यूचर्स को आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो कि 3250 के लेवल का था, उसका ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है काउंटर पर, और अपने सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड करते हुए दिखता है। मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट जो काउंटर के बनते हैं वो 3100 3060 के बनते हुए दिखते हैं। अंटिल काउंटर अपने 3200 लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन पे। ओके, केन्स टेक। और अब चलते हैं अगली ट्रेड की तरफ, चार का चमत्कार सौमिल जी से पिक करते हैं। सौमिल क्या पिक कर रहे हैं? मैं पिक कर रहा हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑन द शॉर्ट साइड। आज के सेशन में एक बड़ी कैंडल बनी है टेकिंग रेजिस्टेंस एट 20 डेली मूविंग एवरेज। कल का जो लो था वो भी नीचे की तरफ टूटा है। आज के सेशन में 40 और 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी आया है। अब ये जो पूरा कंसोलिडेशन है लास्ट 2 हफ्तों का, ये नीचे के तरफ टूटते हुए दिख रहा है और एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी आवरली चार्ट्स में नीचे टूटी है। ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होगा इन LIC हाउसिंग फाइनेंस इन द वेरी शॉर्ट टर्म। टारगेट नीचे में रखेंगे 510 और स्टॉप लॉस रखेंगे 555। चलिए स्नेहा जी, अब आपका मिड कैप फंडा। मैं मिड कैप फंडा में सरमा SGS को सिलेक्ट करूंगी। सो कंपनी एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में है जहाँ पे वो हाई वैल्यू सेगमेंट्स की तरफ मूव कर रही है। जो PCB सेगमेंट है, प्रिंट सर्किट बोर्ड सेगमेंट है, वहाँ पे इसने रिसेंटली फोरे किया है एंड FY 27 में इनके कंट्रीब्यूशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये जो सेगमेंट है यहाँ पे 90% इंडिया अभी तक इम्पोर्ट कर रही थी चाइना से। सो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट है सरमा के लिए एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्योंकि सरमा के पास है तो डेफिनेटली यहाँ से रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। प्लस इन्होंने रिसेंटली कुछ न्यू एक्विजिशंस किए थे जिसके थ्रू ये हाई एंड आप बोल सकते हैं हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में मूव करी। बेसिकली कंपनी जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकॉम है, उनको थोड़ा टोन डाउन कर रही है और ये जो हाई एंड प्रोडक्ट्स है स्पेशली मेडटेक, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव साइड में वहाँ पे स्केल अप करी। तो आगे रेवेन्यू विजिबिलिटी तो स्ट्रॉन्ग है ही, रेवेन्यू की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और मार्जिन एक्सपेंशन भी देख सकते हैं। इनफैक्ट जो ओवरऑल इनकी अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 2 years में रफली 40% काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इसे रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1300।
सिरमा मिड कैप फंडम में स्नेहा जी की पिक हो गई 4 का चौका में। हमने 4 स्टॉक्स बताए आपको। सस्ता ऑप्शन मानस जी की तरफ से आया। IEX पर आपको दाव लगाना है। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। इस वक्त आपको 130 के कॉल में पार्टिसिपेट करना है। 8 रुपये का टारगेट है। 3.5 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। फिर कविता जी ने केन स्टैक चुना है FNO सुपरस्टार में, जहां पर बिकवाली की राय है। 3060 के नीचे की टारगेट है। 3200 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार सोमल जी ने सुझाया और इनको बिकवाली की तरफ LIC पसंद आ रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, माफ कीजिएगा, 510 के नीचे की टारगेट है। 555 का स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा में सिरमा भा रहा है, पसंद आ रहा है स्नेहा जी को, जहां पर खरीदारी की राय और 1300 का इनिशियल टारगेट उनको दिख रहा है। फिलहाल तो ये 4 का चौका में 4 स्टॉक्स की बात हो गई। निफ्टी 137 अंक नीचे है। 257 अंक नीचे बैंक निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में बात करेंगे मार्केट एक्सपर्ट्स सुदीप बंदोपाध्याय जी से। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। मैं 10 या 12 स्टॉक्स में एक्सपर्ट हूं, पर कोटक नियो 300 स्टॉक्स में। Get access to daily trading ideas on stocks, FNO and commodities. Stay tez with Kotak Neo. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. चलिए अब सुदीप बंदोपाध्याय को जोड़ लेते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। सुदीप, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले एशियन पेंट्स पर आपका व्यू लेना चाहूँगा। आज नंबर्स आए एशियन पेंट्स के और काफ़ी समय बाद अच्छे नंबर्स लग रहे हैं एशियन पेंट्स के, और एक सेंस बन रही है कि शायद एक अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। आपका व्यू क्या है स्टॉक पर? बिल्कुल सही अनुज जी, एक्सपेक्टेशन से मच बेटर नंबर्स आए हैं। और जैसे हम सब लोग जानते हैं, नए एंट्रेंट्स के आने के बाद जबरदस्त कंपटीशन, मार्केट शेयर रिटेन करना, ये सब समस्या इनके पास था। और प्राइसिंग पे भी बहुत प्रेशर था। इनपुट कॉस्ट भी बढ़े हुए हैं। ये सब के बावजूद एशियन पेंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया और इससे साफ ये लग रहा है कि जो भी टर्बुलेंस आया था पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन के जरिए या इनपुट कॉस्ट बढ़ने के जरिए, उसको अच्छी तरह से हैंडल किया गया है एशियन पेंट्स द्वारा। और आने वाले दिनों में जैसे मार्केट लीडर है, परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है, तो उम्मीद ये होगा कि लॉन्ग टर्म में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो वापस इस पे हम लोग पॉजिटिव व्यू ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, सुधीर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आज जो टिप्पणी है मेट की, जो लॉन्गर टर्म एवरेजेस से जो मॉनसून डेविएट कर सकता है 90% लॉन्ग टर्म एवरेज से करीब 10% के डेफिसिट, आप इसे कैसे देख रहे हैं? एक था क्रूड प्राइसेस बढ़ना, डिलीवर होना, घरेलू दाम बढ़ना, और उसके बाद ये आपके मॉनसून की कहानी। डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका आप ऑटो पे कैसे देख रहे हैं और उस प्राइस डैमेज को आप कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए, शंका की बात तो बिल्कुल है। इंडिया में अभी भी लगभग 60% इनकम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड रहता है। तो ये कंजम्पशन डिमांड को कम करेगा, और कंजम्पशन डिमांड का कम होना मतलब FMCG में तो जितना कम नहीं होगा उतना कम नहीं होगा, कम होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, ये सब जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन आइटम्स हैं, वहां पे इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरा सबसे बड़ा शंका तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री को लेके है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस आ रहा था ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम, दिक्कत जरूर आएगी अगर मॉनसून ठीक ठाक नहीं होता है। साथ साथ जो 2 व्हीलर्स और जो स्मॉल कार्स है, उस सेगमेंट में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रूरल इनकम को पहला इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट मॉनसून डेफिसिट का होता है। और ये रूरल इंडिया का डिमांड ज्यादातर छोटे गाड़ियों का और 2 व्हीलर्स का होता है। तो ये दोनों सेगमेंट प्लस ट्रैक्टर में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कितना इम्पैक्ट होगा ये क्वांटिफाई करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेन डेफिसिट कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर प्रॉब्लम जरूर आएगा अगर मॉनसून में इतना बड़ा डेफिसिट आ जाता है।
बिल्कुल कम बारिश का असर तो पड़ेगा स्टॉक्स पर, मार्केट पर। सुदीप जी गुड आफ्टरनून। लेकिन जहां मार्केट में आज कमजोरी एक सेक्टर में स्ट्रेंथ है, दैट इज आईटी स्पेस। और आईटी स्पेस में सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं कि जब मार्केट में कमजोरी होती है आईटी कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहा है। क्या अब आईटी के दिन फिर रहे हैं? ये सवाल अहम इसलिए भी हो जाता है सर क्योंकि हमने स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी देखे हैं, नतीजों के बलबूते भी कई सारे स्टॉक्स मिड कैप आईटी स्पेस में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? जी, हमारा व्यू तो ब्रॉडली नेगेटिव ही है। जो एआई रिलेटेड डिस्ट्रप्शन आईटी इंडस्ट्री में हो रहा है वो रियल है। इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं और हम लोग मानते हैं कि जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है उसकी सिर्फ शुरुआत अभी हुआ है और भी बहुत डिस्ट्रप्शन बाकी है। और ये मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा या ऐसा कुछ। आईटी इंडस्ट्री तगड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा। और ये एडजस्टमेंट नए जो एआई रेजिम है इसमें एडजस्ट होके अपना बिजनेस को वापस ट्रैक पे लाने के लिए 1.5-2 साल की टाइम लगेगा। जो दिग्गज आईटी कंपनीज है उनको भी टाइम लगेगा। तो ये 1-1.5 साल 2 साल तक आप कह सकते हैं बहुत टर्बुलेंट रहेगा, दबाव रहेगा। अब थोड़ा बहुत पीएनएल और परफॉर्मेंस को लेके अच्छा नतीजा आता है तो एक्साइटमेंट काउंटर में वापस आता है। करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो क्योंकि ज्यादातर 50-60% इनकम डॉलर डिनोमिनेटेड है तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट आता है, प्रॉफिट बढ़ता है। पर ये सब टेम्पररी ब्लिप्स है। फंडामेंटली एक रीएडजस्टमेंट का फेज चल रहा है और ये 1.5-2 साल तक चलेगा। तो हमारी सलाह तो ये होगी कि बाय एंड लार्ज आईटी क्षेत्र से दूर रहना चाहिए। सिलेक्ट काउंटर्स जहां पे एआई एडॉप्शन बहुत जल्दी हो रहा है, जहां पे काम अच्छा हो रहा है एआई एरिया में, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। पर वहां वो भी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, जो थोड़ा कंजर्वेटिव है उनके लिए नहीं है। ओके, मीनवाइल एक बार मार्केट लेकर आइए जरा। एंड वो जो हल्की सी रिकवरी हो रही थी उसका भूल जाइए, एकदम से नॉक आया। ये जो MSCI वाला नॉक है ये वो है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये उसकी वजह से आया है ये जो नॉक है, क्योंकि MSCI से रिलेटेड आज काफ़ी सेलिंग होने का एक रिस्क था और यही शायद यहाँ पर हो रहा है। और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो डे लो पर आ रहे हैं। ट्रेंड लेकर आइए, ट्रेंड डे लो पर आ गया। ITC लेकर आइए, ITC डे लो पर है इस समय। इसके अलावा ICICI बैंक डे लो पर आया, यहाँ पर एकदम से बड़ी गिरावट आई। इन्फोसिस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए जरा। इन्फोसिस कोलैप्स हो गया आखिरी के 10 मिनट में। ये देखिए इन्फोसिस कहाँ ये 3% ऊपर था, निफ्टी का टॉप गेनर था, कहाँ सिर्फ 0.75% ऊपर रह गया है। अभी ये 23,800 23,700 छोड़िए 23,600 ब्रेक कर दिया निफ्टी ने। पर लेकर आइए जरा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट और देखिए ज़रा स्क्रीन पर यहाँ पर इस तरीके की गिरावट आ रही है। इटर्नल, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स एकदम से ये शार्प नॉक आया है मार्केट में। एक बार बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे चार्ट लेकर आइएगा ज़रा। और ब्रूटल एकदम से गिरावट जो आई है मार्केट में, एकदम से आई है ये गिरावट। और अब देखिए 23,590 पर। कुछ तो इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक MSCI का भी इम्पैक्ट है, कुछ थोड़ा सा शायद एक फैक्टर ये भी रहा होगा, मगर ऐसा तो कुछ मार्केट में नेगेटिव दिख नहीं रहा था जिसकी वजह से इतना मार्केट गिरना चाहिए। लेकिन जो प्राइस एक्शन है एट द एंड ऑफ द डे। और कहाँ हमारा सुबह का हाई था 24,000 और कहाँ हम आ गए हैं 23,580 पर। मतलब इंट्राडे में करीब 400 पॉइंट इंट्राडे में फिसले हैं हम निफ्टी पर। सुदीप जी, इस कॉन्वर्सेशन को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी गिरावट इस समय मार्केट में आ रही है और एक बजरा लेकर आइए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक, ये भी डे लो पर आया। बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय बड़ी गिरावट आ रही है। तो आखिरी का घंटा श्रेया वीरू काफ़ी ब्रूटल है मार्केट के लिए। जी ब्रूटल तो है ही आशीष, ये इनफैक्ट अनुज, और ऑलमोस्ट अब हम 23,500 के पैच को हिट कर रहे हैं। तो हम डे लो की तरफ प्रोसीड करते हुए निफ्टी बैंक भी 54,200 पे 54,200 की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। और आप देखिए जरा प्लीज़, कुछ बैंकों में जहाँ पे पहले से ही इश्यूज थे वो इस वक्त सिंक होते हुए है ना। HDFC बैंक आपके स्क्रीन पे। अनुज, कैसे हैंडल करें, कैसे रीड करें इस कोलैप्स को? और क्योंकि हम थोड़ा सा अनसर्टेन वो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी थे है ना, तो कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप इस कोलैप्स को, कैसे देख रहे हैं और मंडे मॉर्निंग के लिए क्या करके जाएं अनुज? देखिए वीरू, मैं एक चीज़ बताऊं, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक
MSCI का एंगल है जिसकी वजह से ये बास्केट सेलिंग हुई है। ये मैं एक चीज़ कहूँ तो क्लोजिंग काफ़ी ख़राब है बाज़ार की। सिर्फ अगर आप प्राइस एक्शन पे जाएंगे तो क्लोजिंग ख़राब है। और आज तो वापस एक मार्केट का मिड कैप इस रेंज में फंसने का एक रिस्क बढ़ा है आज की इस क्लोजिंग के बाद, और मिड कैप की भी सेलिंग काफ़ी हुई है आज। तो अगर आप देखें तो वापस एक 23,300 उस रेंज में फंसने का रिस्क ओपन हुआ है। 23,300 से जो 850 23,900 की रेंज थी, लेकिन 24,000 अब मार्केट के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। 24,080 हमारा प्रीवियस हाई था पिछले हफ्ते का, और आज हम एग्जैक्ट 24,000 से गिरे हैं, तो वो एक लेवल हो चुका है क्लियरली। बैंक निफ्टी की भी जो क्लोज़ है वो काफ़ी ख़राब हुई है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ ना, मैं हालांकि थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर नर्वस हूँ, लेकिन अगर आप एक बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर हैं अगर आप, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी की अगले हफ्ते की कॉल्स थोड़ा लेना बनता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो गिरावट आई है ये प्योरली एक टेक्निकल गिरावट है। प्योरली MSCI फैक्टर की वजह से आई है। इसके रिकवरी आ जानी चाहिए मंडे को, अगर मेरा एनालिसिस सही है तो। ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ, तो ये मेरा व्यू रहेगा। बाकी तो खैर जो मंडे मॉर्निंग को होगा वो होगा, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत ख़राब है आज का, क्योंकि हम एग्जैक्ट 24,000 से फिसले हैं। ये वही लेवल था जिसकी हम सुबह बात भी कर रहे थे कि अगर 24,000 पे रेजिस्टेंस मिले तो आप सेल भी कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने किस एफर्टलेसली 54,400 54,500 को तोड़ा है, तो अब 54,180 पर आ गए हैं बैंक निफ्टी पर। तो क्लोजिंग तो ख़राब है, लेकिन इसमें मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि शायद MSCI फैक्टर की वजह से है। चलिए नूपुर के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। बिल्कुल आईटी में खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ कंजम्पशन और रिटेल स्टॉक जो है वो डीलर्स के रडार पे आते हुए नजर आए। हालांकि दिन के दौरान यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला था, लेकिन अभी फिलहाल देखें तो थोड़ी कमजोरी आपको नजर आएगी। लेकिन एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है कंजम्पशन और रिटेल रिलेटेड कुछ स्टॉक्स में। ट्रेंड यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है और इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर यहाँ पर खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। AB फैशन की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 5% ये स्टॉक ऊपर था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशनल डेस्क की तरफ से ही खरीदारी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ नायका आज फिर से ये स्टॉक फोकस में आते हुए नजर आ रहा है। हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से ही खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल कंजम्पशन और रिटेल स्पेस जो है, फैशन का स्पेस, वो इंस्टीट्यूशनल डेस्क के रडार पे बना हुआ है। एक्यूमुलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ट्रेंड, AB फैशन और नायका तीनों स्टॉक्स फोकस में। शुक्रिया नूपुर, डीलर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स वो बताने के लिए। ट्रेंड, आदित्य बिरला रिटेल लाइफस्टाइल और नायका, ये 3 स्टॉक्स हैं डीलर्स के रडार पर। आदित्य बिरला फैशन और रिटेल रखें फोकस में। लेकिन हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं, कौन से स्टॉक सोमवार के लिए, वो अब डिस्कस करते हैं। STBT या BTST की शुरुआत करते हैं। कविता जी, शुरुआत आपसे बताइए, मंडे के लिए कौन सा काउंटर है, STBT या BTST? शेयर BTST लेकर जाएंगे, और मुझे लगता है HCL टेक्नोलॉजीज इस काउंटर को लेकर जाया जा सकता है। लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ, अपने 20 EMA को क्रॉस करने में है ये काउंटर। So with the stop loss of 1170, one can approach for the price move of 1200 on the position 1200 1220. ओके, मानस जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी मंडे के लिए? देखिए IT स्पेस पे ही ध्यान है, तो मेरे ख्याल से IT स्पेस में आप टेक महिंद्रा के फ्यूचर में खरीदारी करके जा सकते हैं। पैटर्न ठीक लग रहा है, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आप स्टॉक के फ्यूचर में खरीदारी करें। करंट प्राइस चल रहे हैं 1486 के, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1462 का। 1462 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, ऊपर की तरफ 1525 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा ऑन द सेल साइड अगेन। IRFC पर शॉर्ट करेंगे। IRFC में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है ऑन द आवरली चार्ट्स। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 150 पर, और नीचे पे 100.50 पर, और यहाँ पे नीचे में मेरे टारगेट्स होंगे 93। IRFC ये हो गए STBT सोमिल जी की। अरुण जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, STBT या BTST? श्रेया जी, ऑटो स्टॉक्स में ही वीकनेस है। हीरो मोटोकॉर्प के बाद मुझे लग रहा है M&M में भी एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और एक ब्रेकडाउन कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है।
तो M&M फ्यूचर को सेल करने की सलाह रहेगी 3084 के आसपास। फ्यूचर चल रहा है, 3110 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है 3010 3020 तक के टारगेट्स M&M के फ्यूचर में आने चाहिए, तो M&M के फ्यूचर को एसटीपीटी करके चल सकते हैं। ओके, M&M फ्यूचर को एसटीपीटी करके चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मार्केट की सेलिंग आ रही है ये एक MSCI रिलेटेड सेलिंग है, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्पॉन्डेंट ना हो, लेकिन हाँ प्राइस एक्शन ख़राब है तो 23,500 भी आ गया अब निफ्टी पर और टूट रहा है मार्केट काफ़ी। बैंक निफ्टी भी लेकर आइए ज़रा, बैंक निफ्टी देखते हैं, आई थिंक 54,000 क्रूशल सपोर्ट होगा, लेकिन अभी तो खैर 54,276 पर हैं हम। तो लेट्स सी, वीरू के पास चलते हैं मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए। अनुज टुवर्ड्स क्लोज ब्रेथ काफ़ी ख़राब हुई अनुज, काफ़ी, और बैंक्स में और ऑटो ये अपने साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोडिंग लेके जा रहे हैं। शॉर्टिंग 135 को पूरा स्पॉन्सर किया है डिफेंस ने, बट टुवर्ड्स क्लोज बैंक्स ने और मिड सेशन में आपका ऑटो ने लेके आइए। और देखिए लॉन्ग मात्र 21 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग 42 में, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की फीलिंग बहुत थी। ठीक है, ये स्लाइड से एक करके लॉन्ग विप्रो हालांकि गेंस लेके जा रहा है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, एलटीएम, टेक महिंद्रा, एलकेम, और नंबर्स का इम्पैक्ट था एलकेम में। बाकी अगर आप देखें आज आईटी ने ड्राइव किया या डाउन साइड को सिक्योर किया पूरे दिन, लेकिन टुवर्ड्स क्लोज वो कोलैप्स हो गया। कोफोर्ज, हिताची एनर्जी, परसिस्टेंट, मिड कैप आईटी में, यहाँ पर भी अगर आप देखें आईटी थी जिसने शॉर्ट कवरिंग विटनेस की, लेकिन जब अब नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे आप, जरा इसको देखिए आप, ऑटो कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय ऑटो, ये शॉर्ट है ना, LIC, BDL, MCX, अशोक लेलैंड, PB, फिनटेक, अगर आप देखें इन सभी काउंटर्स में आज क्रैक हुआ, शॉर्टिंग हुई। और अगली स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग, स्विगी यानी जो लोडिंग हुई थी बुधवार को लॉन्ग साइड पे वो कट गई। ब्लू स्टार मैंने डिस्कस किया कुछ देर पहले, इट्स अ कंप्लीट केस ऑफ ब्रेक डाउन, सेम इज द केस विद इरिडा, आइनॉक्स पेन, IRFC, तो पेन है। और एक स्विगी पे बात कर लेते हैं, जस्ट एक डेड कैट बाउंस था, हमने शुक्रवार को देखा था। सौमिल आपकी रीडिंग क्या कह रही है स्विगी पे? फाइनली आपका रिवर्सल उसी पॉइंट से आया जहां से फरवरी में आया था, जहां से अप्रैल में आया था, और फिर एक बार 20 डे मार्क के नीचे। आपकी रीडिंग क्या कह रही है स्विगी पर? डेफिनेटली स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक, क्योंकि बहुत समय से इनफैक्ट दिसंबर 2025 से 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है, और वहां से ही कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लेके फिर से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। इस बार भी यही हुआ है, 40 डेली मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। ऑलरेडी इन द डाउन ट्रेंड, लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन, डेफिनेटली स्टे अवे। शॉर्ट करने का मौका मिले ऊपर की तरफ आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर इटर्नल है। इफ यू वांट टू यू नो एक पोजीशन लेके जाना है अगर लंबे नजरिए के तरह से, तो फिर इटर्नल बेटर है। ओके अच्छा वीरू, मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, एक बार तो निफ्टी का फ्यूचर देखिए आप, और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको आंकड़ा दिखाता हूँ। निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर देखिए, निफ्टी 23,527 पर है, फ्यूचर नहीं गिरा है इतना। फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो करीब 23,749 पर है, और ये 222 पॉइंट का प्रीमियम है। और निफ्टी 1.5% गिरा है, निफ्टी फ्यूचर सिर्फ 1% गिरा है। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ट्यूसडे की 23,900 की पुट देखिए। अब अगर निफ्टी 23,524 पर है तो 23,900 की पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू ही 350 रुपये से ऊपर हो गई अपने आप, लेकिन 23,900 की पुट ट्रेड कर रही है 256 रुपये पर, ठीक है ना। और कॉल्स अगर आप देखेंगे 23,600 की कॉल देखेंगे आप, 23,600 की कॉल ट्रेड कर रही है 200 रुपये पर, ठीक है ना। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, ये प्योरली एक MSCI ड्रिवन सेल ऑफ है। $1 बिलियन का एक पैसिव आउटफ्लो था, जिसकी वजह से आज FI का नंबर आपको बड़ा दिखाई देगा। बड़ा सेल साइड का नंबर मोस्ट लाइकली दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो MSCI रिलेटेड सेल ऑफ आ रहा है इस वजह से। लेकिन एक सेंस बन रही है कि मंडे मॉर्निंग जब आप शुरुआत होंगी तब हो सकता है कि आप वापस थोड़ी सी रिकवरी दिखा दें। हालांकि उसको आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी 200 पॉइंट के प्रीमियम पर, तो फ्यूचर ऑलरेडी बता रहा है आपको 23,740 पर है, आप कॉल ले नहीं सकते आप। और पुट भी अगर आप देखें तो क्लियरली आपको बता रही है कि ये जो डिक्लाइन आई है पिछले कुछ मिनटों की, ये प्योरली उस MSCI वाले फैक्टर की वजह से, और इसको उसी तरीके से समझे। लेकिन हाँ, आज ब्रॉडर मार्केट में भी प्राइस डैमेज थोड़ा सा ब्रूटल लग रहा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट आ रही है। बिल्कुल पेन है जनाब। और
लास्ट में प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर और कोई रिकवरी नहीं है एज ऑफ नाउ। और एक दो काउंटर्स और लिखे गए जहाँ पे कोलैप्स बहुत सिवियर हो गया। मैं मैक्स हेल्थ केयर का जिक्र कर रहा था, वहाँ पे कंप्लीट केस था। और देखिए जब ऐसे पेन आते हैं ना तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं वो भी सरेंडर करना शुरू करते हैं। प्रॉफिट कविता जी आपका टेक फोर्टिस पे क्या होगा? अगर किसी ने ट्रेड पर अच्छा पैसा बनाया है फर्स्ट टाइम आई थिंक पोस्ट अप्रैल मई ब्रीच ऑफ 20 डिमा, आई मीन फोर्टिस को कैसे ट्रीट कर रही हैं आप? सी अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर चार्ट्स देख रहे हैं तो 918 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है काउंटर पर। अभी अपने 50 EMA पर जाकर ये क्लोज होता हुआ दिख रहा है। सो जिनकी भी पोजीशन है मुझे लगता है 918 915 के स्टॉप लॉस के साथ अभी अपनी पोजीशन पे बने रहना चाहिए। फोर्टिस हेल्थ केयर पे ये व्यू हो गया। मार्केट में बिकवाली बढ़ी तो जो स्पेस चल रहा था दैट इज IT स्पेस, उसने भी ऊपरी स्तरों से बढ़त गवाई है, अब मात्र 0.1% ऊपर रह चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी CP+ की हम यानी कि आदित्य इन्फोटेक की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो कि 10% ऊपर था। और कुछ और कैश काउंटर्स रखती हूँ आपके सामने जहाँ पर स्ट्रेंथ आज अच्छी खासी थी। एक बार वॉकहार्ट फार्मा रखिएगा स्क्रीन पर। हमने शुरुआत में 5-6% ऊपर देखा था, लेकिन इंट्राडे में देखिए 15% से ज़्यादा, इनफैक्ट 16-17% तक चढ़ा था आज के सेशन में। तो वॉकहार्ट फार्मा अभी भी अगर आप देखें तो 13-14% ऊपर नजर आएगा। एक बार नेट वेब भी रखिएगा, यहाँ पर भी 15% की तेज़ी आज के सेशन में है। क्रिसिल ने तो उसको अपग्रेड भी किया था, यहाँ पर भी मजबूती शानदार थी। थर्मैक्स रखिएगा कैश में, जहाँ पर शानदार मूव्स यहाँ थे, लगभग 0.8% की तेज़ी। वॉकहार्ट पर हमने व्यू लिया था सुबह भी, और नेट वेब शायद अभी तक हमने इस पर व्यू नहीं लिया है। नेट वेब जिस तरीके से अरुण जी इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, क्रिसिल की तरफ से अपग्रेड भी 15% अप है आज के सेशन में भी। क्या लग रहा है इस मार्केट में, जब मार्केट खराब लेकिन इस स्टॉक से ऐसी परफॉर्मेंस? देखिए बिल्कुल अक्टूबर 2025 के हाई को निकालने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। इनफैक्ट आज काफी चला है, पर मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। 15-16% का मूव अभी भी देखने को मिल रहा है, तो 5000 की तरफ मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक जाएगा। थोड़ा मार्केट का सपोर्ट रहता है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक की आपको ये 5000 के ऊपर जाता हुआ नजर आए। पर फ्रेश एंट्री अगर शेयर जी करनी है तो 4500 के आसपास करनी चाहिए। 4500 पे एक ब्रेकआउट हुआ है, अगर 4500 के आसपास थोड़ा पुल बैक मिलता है स्टॉक में तो वहां पे फ्रेश एंट्री भी करके चल सकते हैं। 5000 से 5050 तक के टारगेट मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। ओके, नेटवेब पे 47-44 पे आपका ये व्यू। मीनवाइल एक और इंडेक्स हैवी वेट दैट्स रिलायंस करीब 1320 पर। तो निफ्टी पर प्रेशर डालने वाले काउंटर्स में एक ये भी शुमार है, और ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट फेब से लेकर अब तक की जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको हिट करता है, उस पैच को हिट कर रहा है। खैर मैं इस पर डिस्कशन करूंगा, लेकिन एक काम करते हैं, जो अगले हफ्ते के कुछ ट्रिगर्स हैं उससे बातचीत कर लेते हैं। नुपुर हमारे साथ मौजूद है। नुपुर, किन किन नंबर्स पे, किन किन इवेंट्स पे नजर रहेगी? मंथ एंड है और नए मंथ की शुरुआत होगी, तो सबसे पहले आपको ऑटो के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे फोकस बना हुआ रहेगा। 1 तारीख यानी कि सोमवार से ही मई के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, तो उस पर बाजार की नज़र रहने वाली है। साथ ही साथ मई का जो मैन्युफैक्चरिंग का PMI का आंकड़ा वो भी आते हुए दिखेगा। अप्रैल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आते हुए दिखेगा, तो वहाँ पर बाजार की नज़र रहेगी। US में भी मैन्युफैक्चरिंग का PMI का आंकड़ा आने वाला है, तो यहाँ पर भी नज़र रखें, यहाँ पर भी फोकस रहेगा। हालांकि जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखे तो कोलगेट में आपको नजर आएगा, क्योंकि एक्स इंटरिम डिविडेंड की डेट है सोमवार के दिन। 24 रुपए पर शेयर का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर नजर आएगा। ट्यूसडे के दिन US में जो जॉब्स ओपनिंग का डेटा है वो आते हुए रहेगा, तो यहाँ पर बाजार की नजर रहने वाली है। बुधवार के दिन देखें तो इंडिया का जो सर्विस PMI का आंकड़ा है मई के महीने का वो आते हुए नजर आएगा, तो बाजार की नजर रहेगी। साथ ही साथ जो RBI की मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर वो भी शुरू हो जाएगी। 3 से लेकर 5 तारीख तक ये मीटिंग रहेगी, और 5 तारीख का आउटकम आते हुए नजर आएगा, तो यहाँ पर फोकस बना हुआ रहेगा। आनंद राठी पर फोकस करना है स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि एक्स डेट है बोनस इशू की 3 तारीख के दिन 1:1 के रेशियो में बोनस का एडजस्टमेंट आपको नजर आएगा। गुरुवार के दिन US में जॉब्स डेटा आते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। साथ ही साथ ट्रेंड ये स्टॉक भी फोकस में आते हुए नजर आएगा। एक्स डेट है बोनस इशू को लेकर 1:2 का रेशियो है, तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट आपको नजर आएगा। फ्राइडे के दिन
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा तो यहाँ पर नज़र बनी हुई रहेगी। इंडिया का क्वार्टर फोर का जीडीपी का भी डेटा आते हुए दिखेगा तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। यूएस में नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला है तो ये भी जो है मैक्रो के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे फ्राइडे के दिन। एक्स डिविडेंड बैंक ऑफ बड़ौदा, सिप्ला, एचडीएफसी, एएमसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और रिलायंस की होती हुई नजर आएगी तो आपको प्राइस में हल्का एडजस्टमेंट दिखेगा डिविडेंड का। और साथ ही साथ विप्रो पर भी नजर रहेगी क्योंकि एक्स और रिकॉर्ड डेट बायबैक की जो है वो भी शुक्रवार के दिन है। तो ये सारे के सारे इवेंट्स और स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। ओके, चलिए ऊपर तो ये सारे के सारे स्टॉक्स रहेंगे रेडार पर। निफ्टी देखिएगा एक बार जरा वापस, और जैसा मैं कह रहा हूँ अगर आप देखें चाहे 23,900 के पुट देखें चाहे 24,000 के पुट देखें, कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि मंडे मॉर्निंग को वापस मार्केट में एक गैप अप होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप उसको ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर में नहीं दिखाई देगा आपको। वो आपको फ्यूचर को 230 पॉइंट के प्रीमियम पे ऑलरेडी है, और ऑप्शन में भी आई थिंक ऐसा कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। जो पिछले 200 पॉइंट गिरे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि आपके पुट कोई बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए। आप नॉर्मली 200 पॉइंट अगर एक कैंडल में गिर जाए निफ्टी तो ये पुट की वैल्यू डबल हो जानी चाहिए थी। जिन लेवल पर थे वो थोड़े से बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मूव नहीं आया। खैर एनीवे, कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। F&O का टॉप लूज़र अब क्या है? अशोक लेलैंड। और देखिए कि अशोक लेलैंड का इंट्राडे चार्ट, और जैसा कि आज हम सुबह आगाह कर रहे थे आपको कि अशोक लेलैंड आज गिर सकता है, क्योंकि जो कमेंट्री है ना उसको अगर आप थोड़ा निचोड़ कर पढ़ेंगे तो एक सेंस बन रही थी कि शायद टॉप बन चुका है और खुला ऊपर, लेकिन उसके बाद एक पूरे दिन नेगेटिव मूव आया यहाँ पर। इसके अलावा और क्या ठीक ठाक कर रहा है इस मार्केट में? बहुत कम स्टॉक्स हैं। एक बार संवर्धन मदरसन देख लेते हैं। मैं थोड़ा पिकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इस मार्केट में भी स्टॉक्स कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा रिकवरी दिखाने की। संवर्धन मदरसन देखिए, ये देखिए एकदम से इसमें 3% का मूव आया। मानस जी चार्ट देखिए संवर्धन का। हालांकि ध्यान रखिएगा आज सारे कई स्टॉक्स हैं जिनमें मूव्स जो हैं वो MSCI रीएडजस्टमेंट्स की वजह से आ रहे हैं, लेकिन संवर्धन पर क्या व्यू रहेगा? देखिए आज के मूव के बाद स्टॉक ने अपने 2024 के हाई को ब्रेक कर दिया है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा समझना है कि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जिसके टारगेट 163 से 165 की रेंज में आते हैं, तो एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। अभी भी करंट लेवल्स पे भी आपको स्टॉप लॉस 139 के नीचे लगाना है। संवर्धना मदरसन यहाँ पे नजर थी 3.4% अप हो गया है। बॉश तो शुरुआत से तेज था, लेकिन ऊपरी स्रोत से अब बॉश ने बढ़त गवाई है। भारत फोर्ज भी रखिएगा स्क्रीन पर, तो ये ऑटो एंसिलरी स्पेस और ये सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। बॉश ने तो बढ़त गवाई, जैसे मार्केट थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन एक बार भारत फोर्ज रखिएगा। देखिए निचले स्तरों से अब रिकवर होकर 1% अप नजर आएगा। यस बैंक अच्छा करता हुआ इस मूड माहौल में भी। एक बार मुथूट फाइनेंस रखिएगा स्क्रीन पर। यहाँ पर आज मुथूट की चर्चा नहीं हुई क्लोजिंग शो में, इनफैक्ट 2% से ऊपर तेजी मुथूट फाइनेंस में। यहाँ पर देखिए लगभग 2% की तेजी। एक डिप आई थी, उसमें डिप में फिर से बाइंग नजर आई। FMCG में हमने रैडिको खैतान का जिक्र किया था, ओपनिंग शो में भी 2.5% अप रैडिको खैतान नजर आएगा। और IT तो फोकस में था ही। मेटल पैक से क्या चला है? आज कुछ नहीं चला है, कोई खास मूव नहीं था मेटल में। फार्मा से हमने जिक्र किया था वर्कहार्ट फार्मा का, एलकेम जहाँ पर अच्छी तेजी थी। उसके बाद PSU बैंकिंग स्पेस से अगर मैं रखूँ जहाँ पर आज थोड़ी बहुत बाइंग, इंडियन बैंक रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। ये इस मार्केट में 1.5% ऊपर नजर आएगा। रियल्टी पैक में आज बाइंग थी, लेकिन फिर मार्केट जिस तरीके से टूटा तो यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट आई। ओबरॉय रियल्टी और शोभा लोधा जैसे काउंटर्स में तेजी अच्छी है, लेकिन मुथूट फाइनेंस पर एक बार मैं लेना चाहूँगी चार्ट पर राय। और आप बताइए कविता जी, मुथूट फाइनेंस का चार्ट देखकर कैसा नजर आ रहा है? श्रेया एवरेजेस क्लस्टर के बीच में अभी फंसा हुआ है। 20 EMA पर जाकर क्लोजिंग हो रही है काउंटर की। इन एनी केस अगर फर्दर ट्रेडिंग सेशन में 3380 के ऊपर निकलता है तो अपसाइड मूव 3420 3450 तक बनते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है फ्रेश पोजीशन देखकर लेना चाहिए। काउंटर पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3350। जय, और समझ में नहीं आ रहा है जनाब हो क्या रहा है। जिन इंडिकेटर्स को लेके अब तक हम बहुत दुविधा में रहते थे, आज वो अच्छे भी हैं कुछ। लुक एट रूपी, जरा एक बार आप फॉरेक्स मार्केट देखिए, और मेरे ख्याल से जब हमने वो 97 का पैच हिट किया था ऑल टाइम लो का, उसके बाद जो रिकवरी थी आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद 95.02 का वो हाई था, उसको हमने आज इंटरडे में एक बार फिर से स्ट्राइक किया एट 95.06, लेकिन
दिक्कतें दूसरी हैं। आज मेट की टिप्पणी, मॉनसून की जो चिंताएं हैं ना, और उसका एक डेफिसिट, बड़ा डेफिसिट 10% का, वो बाजार को खाया जा रहा है। और दूसरा अगर आप देखें एडजस्टमेंट्स, खैर अब जो है सो है, जिस क्लोज को हम लेके जा रहे हैं अपने साथ, दैट्स ऑलमोस्ट हम 23,500 को भी वायलेट करते हुए एक बार स्क्रीन पे और दो स्टॉक्स लेके आइए जहां पे इस वक्त पेन बढ़ रहा है। एनएमडीसी, मेटल्स में ये भी क्रैक हुआ, अशोक लेन का जिक्र हो ही चुका था। बीपीसीएल को देखिए आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे, और लास्ट वीक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवर दैट वाज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी अपने एक बड़े क्लस्टर को वायलेट कर रहा है। अनवाइंडिंग का प्रेशर, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लो, हमने देखा बहुत सारे स्टॉक्स में, लाइक फोर्टिस हेल्थ केयर, लाइक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। मानस आपका टेक क्या रहेगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे? 1053, 2 टाइम भी है आपका देखिए, बड़ा short- एवरेज 20 डे में। तो देखिए करेक्शन आ सकता है, एक बड़ी रैली थी, करीब 750 से हमने रैली देखी थी, नॉन स्टॉप रैली थी, तो हो सकता है कि स्टॉक करेक्ट हो, 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 980 रुपए है उसकी तरफ आने की कोशिश करें। तो अभी खरीदारी ना करें, खरीदारी करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर 1074 के वीरो सस्टेन करे तो ही यहाँ पर कोई लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। ओके चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वीरो, कि जो ये सेलिंग है, आधे घंटे की जो सेलिंग है पूरी की पूरी, ये एक MSCI ड्रिवन सेलिंग है। और मेरा मानना ये है कि मंडे मॉर्निंग को शायद आप वापस 23,650 पे शुरुआत करें स्पॉट पे, 23,650, 23,700 पे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट जो फ्यूचर्स और पुट्स का डेटा है, ऑप्शंस का डेटा है, वो ये बता रहे हैं कि मंडे मॉर्निंग को आप शुरुआत शायद वहीं पर करेंगे 23,650, 23,700 पे, जहाँ से आप एकदम से गिरे, चलिए गिरे तो आप 23,800 से थे, लेकिन 23,650, 23,700 तक की शुरुआत पॉसिबल है सिट्रस पारिबा, यानी कि ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, और वीकेंड पे कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए फिर से तो उसके हिसाब से, लेकिन ठीक है, बट क्लोज ब्रूटल है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी है, चाहे MSCI फैक्टर है, हाँ क्लोज ब्रूटल है। वो इकोनॉमिक्स की जो बुक है ना, 12th की, बीकॉम फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की याद आ जाती है ना, जैसे आप ये बोलते हैं। हाँ, एक धड़े को हमें अपने हिसाब से अगर आप देखें मजबूत रखना पड़ता है कि वो ना बदले, बाकी सब ठीक है। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, 2 मिनट बाकी है सिर्फ, बस आपकी स्क्रीन पे वी आर स्टिल एट डे लो, और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 54,246। अनुज के पास चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल धन्यवाद वीरू, और चलते हैं अब स्क्रीन पर और देखते हैं मार्केट के आज की क्लोज। काफ़ी ख़राब क्लोज है एक्चुअली। सेंसेक्स 1100 पॉइंट नीचे था आज, कुल मिलाकर देखिए 1130 पॉइंट। निफ्टी 400 पॉइंट नीचे 23,500 के करीब बंद हुआ है, 23,500 से जस्ट ऊपर। आईटी इंडेक्स ये सुबह कितना ऊपर था आप देखिए, एकदम फ्लैटन आउट हुआ। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट नीचे, 1% के करीब गिरावट, 54,200 पर आया बैंक निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए 1.25% ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स गिरा, 1% के करीब स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा। तो यहाँ पर क्लियरली आज आप एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं। कुल मिलाकर इंडेक्स में 23,550 पर निफ्टी। सेक्टोरल लूजर्स लेकर आइए एक बार ज़रा। बैंकिंग स्टॉक्स में आज काफ़ी प्रेशर था, बट जो टॉप लूजर्स थे उसमें डिफेंस, ऑयल एंड गैस, कैपिटल मार्केट, ऑटोज़, मेटल्स और फार्मा। तो अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग थी मार्केट में काफ़ी। एक अकेला गेनर निफ्टी आईटी, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 0.3%। निफ्टी लूजर्स की प्लेट लेकर आइए। और हालांकि निफ्टी लूजर्स में ना अब सबसे ज़्यादा बड़े लूजर्स हम दिखाते हैं इस वजह से, लेकिन पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, मैक्स हेल्थ केयर, बजाज फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, आयशर मोटर्स, ये स्टॉक गिरे हैं। लेकिन जो असली इम्पैक्ट मार्केट पर आया है ना, वो आया है रिलायंस जैसे स्टॉक्स का। थोड़े से ये स्टॉक्स अगर आप देखें, ICICI बैंक का, HDFC बैंक का, ये स्टॉक्स थे जिन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर। रिलायंस हुआ, ICICI बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ। आई थिंक ये 4-5 जो बड़े स्टॉक्स थे, ये असली प्रेशर इन स्टॉक्स की वजह से था। क्विकली निफ्टी गेनर्स देख लेते हैं। 3-4 IT स्टॉक्स थे, टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो, इसके अलावा एशियन पेंट्स नंबर्स के बाद नेस्ले और लार्सन एंड ट्यूब्रो। लेकिन कुल मिलाकर क्लोज मार्केट ही ख़राब। हालांकि देखिए 23,600 के ऊपर बंद हो गए हैं, हम जो बात कर रहे थे ना 23,650, 23,700 की शुरुआत हो सकती है शायद मंडे मॉर्निंग को। और एक बार ज़रा निफ्टी का इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस रखिएगा, वो काफ़ी क्रूशल होने वाला है। आज 23,547, तो क्लोजिंग 23,547 पर होगी। इस 23,608 को आप भूल जाइए। लेकिन मंडे मॉर्निंग मेरा मानना ये है कि जो MSCI रिलेटेड सेलिंग थी इसका स्क्वायर ऑफ होगा और शायद आप
650 23,700 के करीब खुले, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी भी। वो कहते हैं ना कि जाते जाते फिर घायल कर गई मई, है ना। तारीख आखिरी थी लेकिन इसने भी नहीं छोड़ा हमें और इसने भी नहीं छोड़ा हमें। खैर जैसा है, अब मुलाकात होगी जून में और 1 तारीख को सोमवार को नए समीकरणों के साथ, तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ मुलाकात करेगा ये पैनल। मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में और एक और बदलाव होगा। क्या होगा मालूम है? श्रेया चली जाएंगी मुंबई। फिलहाल मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार।